Hello and welcome to the Law Prep tutorial. So in today's session, we are going to discuss the CLAT Express of December 2024. Normally, December month is not that much important for CLAT, but we have already just come up with the limited particular topics which is there or which was there in the month of December or which is there in the CLAT Express of December 2024, and those are the topic which are going to remain in the news in upcoming months also. So this is why we there is a high demand from your side too that please took a session on dedicated on the discussion on topics of the CLAT Express. So we are now going to start all these particular discussion in this particular session, and within this particular session we are going to finish this entire discussion on the CLAT Express of December month, and in upcoming months also you are going to have a dedicated session on the CLAT Express, so that in case there is any kind of query, doubt or concept or term which is not clear to you, you are going to cover those particular things through these particular sessions. So let's start with today's discussion, and we will discuss all those particular important topics. And in case you have any kind of query, doubt after the session also, you can drop that particular query and or session in the comment section. I am going to answer all those queries accordingly, so आप आराम से cover up कर सकते हो. और don't forget to share the session with all of your friends also, so that उनके लिए भी obviously जो foremost source है, the most important source है current affair for CLAT, और अगर आप prepare कर रहे हो एलिट के लिए भी तो CLAT Express ही रहने वाला है. सो आप उनको शेयर कर दो और सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है. और आपको और क्या लगा, क्या चीज़ और करनी चाहिए इन हमारे करंट अफेयर में CLAT Express के साथ साथ और चीज़ें, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो. योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम. तो लेट अस स्टार्ट. दीज आर द टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आया है हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. उसके बाद हम बात करेंगे विंटर सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, है ना, विंटर सेशन क्या होता है, बाकी सेशंस क्या है, इसमें क्या हुआ, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे. द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक जो इंटायर ईयर में न्यूज़ में रहेगा, वन नेशन वन इलेक्शन, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद 3 टॉपिक्स फ्रॉम इंटरनेशनल सिनेरियो भी है, सिविल वॉर इन सीरिया, और जो रिसेंटली हमारा गवर्नमेंट कूप हुआ है वहाँ पर बाय अ ग्रुप कॉल्ड STS, तो वो क्यों हुआ वो डिस्कस करेंगे. साउथ कोरिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, नेबर भी है नॉर्थ कोरिया की जो कि एक डिक्टेटर कंट्री है, वहाँ प्रेसिडेंट ने हमारा कुछ ऐसा काम किया कि उनको इम्पीच कर दिया गया, तो उन्होंने क्या किया ये समझेंगे. फिर है हमारा इंडिया के PM विजिट किया है कुवैत को, तो वहाँ जाके कुछ की एग्रीमेंट साइन किए हैं, उनको कुछ अवार्ड मिले हैं, और इंडिया और कुवैत के जो हमारे रिलेशंस हैं ना टिल फ्यू ईयर्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी तक क्या क्या हुआ है हमारा. फिर इकोनॉमी के रिलेटेड 3 टॉपिक्स है हमारे पास. इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल जो हमारा डेवलपमेंट एसोसिएशन है उसने उसकी जो कंट्रीज़ है उन्होंने जो लोन्स लिया उसके रिगार्डिंग यहाँ आया है, तो वो किसने पब्लिश किया, क्या पॉइंटर्स है और आगे क्या सिनेरियो दिखता है, ये हम डिस्कस करेंगे. स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग था इंडिया को वो सस्पेंड कर दिया है, क्यों किया, ऐसा क्या हुआ नेशनल इंडिया केस में, वो डिस्कस करेंगे. GST काउंसिल न्यूज़ में था क्योंकि उसने पॉपकॉर्न पर लगाया है GST, वो भी एक ही तरह का नहीं है हमारा, मतलब वो GST जो साल्टेड है, विदाउट लेबलिंग है, लूज मिलता है उस पर अलग है, अगर लेबल कर दिया, पैकेजिंग कर दिया तो उस पर अलग है, और गलती से नमक की जगह, सॉल्ट की जगह अगर आपने शुगर कोट कर दिया तो उस पर अलग GST है. तो GST काउंसिल, GST क्या होता है, और जो अभी काउंसिल के अंदर जो की डिस्कशंस हुए हैं वो डिस्कस करना जरूरी है. उसके बाद इन्वायरमेंट रिलेटेड हमारे पास कुछ न्यूज़ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है COP16 ऑफ UNCCD, तो डिजिटलिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. 2 ईयर्स में वंस एक रिपोर्ट आती है हमारा जिसका नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. तो 2021 में लास्ट टाइम आया था, यानी कि 2022 में 2021 का डेटा आया था, और नाउ 2 ईयर्स कंपाइल करके 2024 के एंड में हमारा ये रिपोर्ट आया. तो हम जब भी फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ पार्ट न्यूज़ में रहेगा, अब इसके डेटा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो हमको कवर अप करना है. एक हाइड्रोथर्मल वेंट मिला है इंडियन ओशन के अंदर, जो इंडिया का डीप ओशन मिशन है उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ बढ़ जाती है, वो हमको कवर अप करना पड़ेगा. सोशल इश्यूज में हमारे पास है अकाल तख्त, फिर है इंडिया की एक स्कीम जिसका नाम है इंडिया मैरिटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, एंड रिसेंटली वी लूज आर वन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह. तो उनके टेन्योर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ है वो चीज़ें हमको कवर अप करनी है. और स्पोर्ट्स रिलेटेड एक न्यूज़ और है हमारा, दैट इज़ गुकेश वॉन 2024 फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप. तो इनके रिलेटेड जो कुछ 2-4 फैक्ट है वो अब कवर करने हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. और सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिस्कस करेंगे ऑफ 1991. देखो हमारा जो 1980s वाला टाइम पीरियड था ना, वहाँ एक इशू होता है, और वो इशू जो रहता है हमारा वो बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर वाला पर्टिकुलर डिस्प्यूट रहता है. तो ओवरऑल
ये डिमांड कंटिन्यूसली रेस कर रहा था 80s के टाइम पीरियड के अंदर, 1980s के अंदर, कि वंस जहाँ पहले बाबरी मस्जिद था वहाँ पहले राम मंदिर हुआ करता था, राम टेम्पल हुआ करता था, क्योंकि वो जन्मभूमि रही है उनकी। वो प्लेस पे बाबर ने क्या किया, उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया। बाबर जो फाउंडर था मुगल एम्पायर का, उसने उसको डिस्ट्रॉय किया और वहाँ पर बाबरी मस्जिद एस्टैब्लिश कर दी। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हमको क्या चाहिए, उस प्लेस पर वापस से टेम्पल चाहिए। ये 1980s के अंदर हमारा रन किया था। तो गवर्नमेंट को ये लगा, ये जो मूवमेंट रन कर रहा था हमारा बाबरी मस्जिद वर्सेज राम टेम्पल वाला, तो उस सिनेरियो के केस के अंदर गवर्नमेंट को लगा कि आज ये इशू आया है, हो सकता है इन फ्यूचर कुछ और इश्यूज भी आ जाएं, है ना, हेयर एंड देयर, जो आज भी रन कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पीरियड के अंदर हमारा। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया और वो एक्ट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, सो दैट इस तरह की कोई और डिमांड जो है हमारा रेज नहीं हो, और रेज हो तो हम लॉ बनाकर उसको क्या कर सके, इनिशियली हमारे स्टेज के अंदर कर्ब कर दे। तो ये एक्ट लाने का मेन रीजन ये था, जिसमें एक एक्सेप्शन था जो ऑलरेडी रन हो हमारा मूवमेंट था, राम मंदिर वर्सेज बाबरी मस्जिद वाला, जिसका जजमेंट भी हमने देख लिया है ऑलरेडी। लास्ट ईयर राम टेम्पल का इनॉग्रेशन भी हुआ था। तो वो पार्ट, इसके अंदर एक एक्सेप्शन था कि इस पर्टिकुलर करंट इशू को छोड़ करके इन फ्यूचर अगर कोई भी पर्टिकुलर इशू अगर रेज होता है तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट, जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये रिसेंटली हमारा न्यूज़ में था। क्यों था? बिकॉज अब तक सिर्फ कैरेक्टर्स को आप क्या कर रहे थे, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे उनके कैरेक्टर्स को चैलेंज कर रहे थे, बट जो मेन की हमारा बैकबोन था या जो इशू था जो उनको रोक रहा था, वो ये वाला पर्टिकुलर एक्ट था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो एक पेटिशन फाइल हुआ कि देखो ये तो डिस्प्यूट रन करते रहेंगे, बट इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू एग्जामाइन दिस पर्टिकुलर एक्ट, क्योंकि वो जो एक्ट लेकर आया उससे कुछ राइट्स हमारे क्या हो रहे हैं, वो वॉलेट हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की, वो भी डिमिनिश हो रही है, वो भी रिड्यूस हो रही है। तो ये जो पेटिशन फाइल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी हमारा, जिसके अंदर जस्टिस संजीव खन्ना थे, जस्टिस संजय कुमार थे और केवी हमारे विश्वनाथन थे। उन्होंने सिविल कोर्ट्स को ये कहा कि देखो फ्रेश सूट जो भी आ रहे हैं ना, जो हमारे चैलेंज कर रहे हैं ओनरशिप को या कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप को, आप उनको एक्सेप्ट करो लेकिन ऑर्डर पास मत करो ना। आप उनको एक्सेप्ट कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन आप जो है नए नए ऑर्डर पास मत करो, है ना। वी विल क्लब ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग, बट बिफोर हमको इस एक्ट के बारे में प्रॉपर कुछ क्वेश्चंस है वो गवर्नमेंट से हमको जानने। गवर्नमेंट ने इन्होंने गवर्नमेंट को टाइम दिया ऑफ 4 वीक्स यानी अराउंड 1 मंथ का, कि आपके क्या व्यूज़ है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट, वो हमको बताओ। तो ये रीज़न था कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो है हमारा, ये जो एक्ट था वो न्यूज़ में था। तो अब हमको समझना ये है कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या ऐसे प्रोविजंस है जो कि हमको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन से ईयर में आया था, तो 1991 के अंदर आया था। क्यों पास किया था, तो मैंने आपको बताया था एट द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन कि ये राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एट दैट प्लेस जहाँ पर बाबरी मस्जिद हुआ करता था इन द अयोध्या, वहाँ पर राम टेम्पल होना चाहिए, ये डिमांड रेज हुआ था, क्योंकि पास्ट में ये जो प्लेस है हमारा, यहाँ राम टेम्पल हुआ करता था और ये राम जी की जन्मभूमि थी हमारी, ये इनका क्लेम था। बट रीज़न क्या था कि ऐसे और सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, सिमिलर मूवमेंट्स नहीं हो, तो उन्होंने ये एक्ट को हमारा पास किया। ऑब्जेक्टिव क्या था और कैसे उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, तो इन दिस पर्टिकुलर एक्ट उन्होंने कट ऑफ डेट डिटरमाइन कर दी 15 अगस्त 1947 और सेड prohibit conversion of any particular place of worship to maintain its religious character as it exists on the this particular date। जो हमारा इंडिपेंडेंस का डेट है उसको कट ऑफ डेट डिक्लेयर कर दिया। दे सेड देखो पास्ट में क्या था क्या नहीं था उससे हमको मैटर नहीं है, गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम इंडिपेंडेंट बन गए मतलब 15 अगस्त 1947 हमारा रूल आ गया, यानी कि पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई। पहले किंग्स का रूल था, क्वींस का रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था और किसी का भी रूल था, उनके टाइम क्या हुआ फर्क नहीं पड़ता। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो वी आर सेइंग कि अब इस डेट से प्रायर या ऑन दिस टिल दिस पर्टिकुलर डेट जिसका जो कैरेक्टर है वैसा ही रहेगा, है ना, एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन हमारा। तो वो वाला जो पार्ट है इन्होंने कट ऑफ डेट ऐड कर दिया। और फिर ये भी कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हम बिटवीन द रिलीजन्स के साथ साथ विद इन द रिलीजन की भी बात कर रहे हैं। मतलब एक रिलीजन की मल्टीपल सेक्ट्स हो सके ना, जैसे मुस्लिम में सिया एंड सुन्नी होता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि कल को कोई कहे कि ये जो प्लेस है पहले वो सिया से बिलोंग करता था, लेटर ऑन इसको सुन्नीज ने हमारा जो है वो टेक कर दिया, नाउ वो अथॉरिटी सियास को वापस चाहिए। तो इसके अंदर हमारा विद इन द रिलीजन एंड बिटवीन द रिलीजन ये सब चीज़ों को ऐड करके उन्होंने हमारा प्रोहिबिशन कर दिया कि आप नए शूट्स वगैरह फाइल नहीं कर सकते, प्रीवियस कोई रन कर रहा है हमारा तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, यानी कि वो उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऐसे मल्टीपल इसके अंदर हमारे सेक्शंस है, आपको सारे सेक्शंस याद नहीं करने, लिमिटेड थिंग्स याद करनी है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा वो सेक्शन 4 आता है, जिसको लेकर के ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहते हैं।
डिक्लेयर दैट रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट मस्ट बी मेंटेन। मतलब इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया क्लॉज 4 में कि 15 अगस्त 1947 को जिस रिलीजियस प्लेस का जो कैरेक्टर था, जिस भी पर्टिकुलर रिलीजन से वो बिलोंग करता था, वो एक्जैक्टली वैसा ही रहेगा। और क्लॉज 2 में उन्होंने आगे मेंशन कर दिया एग्जिस्टिंग सूट्स, अगर आपने इस डेट से प्रायर कोई केस फाइल कर रखा उसका क्या होगा, जिसका अभी तक जजमेंट नहीं आया। तो अगर पेंडिंग केस है जो आपने इस डेट से हमारा बिफोर फाइल किया था, तो वो हमारा कंटिन्यू नहीं रहेंगे, उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। और फ्रेश सूट जो है हमारे, उनको भी आप हमारा नहीं जो है एक्सेप्ट करेंगे, ये इसके अंदर मेंशन कर दिया। बट हाँ, अगर इसके बाद कोई आया तो हम चीज़ों को हैंडल करेंगे अकॉर्डिंगली, बट फ्यू एक्सेप्शंस, अगर इस डेट के बाद अगर आपने कोई पर्टिकुलर केस किया भी है तो फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर जिसको कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा या हमारा कोर्ट इंटरवेन ही नहीं करेगा। तो ये वो एक्सेप्शंस है हमारे, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रोटेक्टेड साइट, अगर आप इस डेट के बाद भी, कट ऑफ डेट के बाद भी किसी पर्टिकुलर साइट को चैलेंज करते हो, मॉन्यूमेंट को चैलेंज करते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लेकर उसके कैरेक्टर को चैलेंज करते हो, लेकिन वो प्रोटेक्टेड साइट है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI उसको प्रोटेक्ट करता है, वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो फिर वो पर्टिकुलर चीज़ पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये उन्होंने यहाँ पर हमारा मेंशन कर दिया कि इस तरह का पार्ट अगर रहेगा कि ऐसा कोई प्लेसेस हमारा है जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है या आर्कियोलॉजिकल साइट है, रिमेन वगैरह, ये एक्सेप्शंस रहेंगे हमारे इस तरह के पार्ट के अंदर। सेक्शन 4 उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैटर हमारा लीगली रिजॉल्व हो चुका है, मतलब वो मैटर पहले ही सॉल्व हो गया हमारा, जब एक्ट था ही नहीं उससे पहले ही हमारा मैटर सॉल्व हो गया, तो वापस से उसको लेकर आप नहीं आओगे। नेक्स्ट पार्ट म्यूचुअल सेटलमेंट, मतलब दो पार्टीज ने कोर्ट गए लेकिन वो प्रॉपर केस नहीं, आउटसाइड द कोर्ट एंड अल्टरनेट जुडिशियल मैकेनिज्म के थ्रू उन्होंने सॉल्व कर दिया एंड अब म्यूचुअल सेटलमेंट हमारा पार्टीज के बीच में हो गया। या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट इस तरह से हुआ कि कोर्ट नहीं गए थे, दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, दोनों ने कहा कि चलो एक प्लेस में पहले कुछ हुआ करता था लेकिन आज क्या करते हैं, हमारा इतने से लैंड के ऊपर आप कुछ बना लो या और बाकी वाले पार्ट पे हमारा पार्ट रहेगा, ऐसा कुछ हो जाए। या फिर कहते ठीक है पहले कुछ हुआ करता होगा लेकिन आज आपका ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे दो पार्टी ने विदाउट गोइंग कोर्ट क्या कर दिया, मैटर को रिजॉल्व कर दिया बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये चीज भी इसके अंदर नहीं आएगा। और ऐसा कुछ पार्ट हुआ कि कन्वर्जन जो है वो इस डेट से पहले हुआ, उस एक्ट से पहले हुआ, लेकिन अब वो जो टाइम लिमिट था हमारा हमने चैलेंज ही नहीं किया क्योंकि वो तो 15 अगस्त वगैरह पार्ट था। तो ऐसे पर्टिकुलर एक्ट्स को भी आप इसके अंदर इंटरवेन नहीं करोगे। एक्सक्लूजन क्या था इस एक्ट के अंदर, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का केस था, है ना, जिसका जजमेंट आ चुका है अब तो वो इतना पर्टिकुलर हमारे लिए वो केस का बैकग्राउंड नहीं है, इंपॉर्टेंट है फॉर क्लैट 2026 कि हमको उसको पढ़ना पड़े, लेकिन हाँ वो केस इसके अंदर एक एक्सेप्शन वाला पर्टिकुलर पार्ट था। ये चीज़ आपको इसके अंदर याद रखनी है ओवरऑल, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको चैलेंज किया है कि सर ये जो कट ऑफ डेट आपने चूज किया 15 अगस्त 1947, एक तो ये किस बेसिस पे किया, और देर आर मल्टीपल पर्टिकुलर थिंग जिसको लेकर के आपने कह दिया ये केस नहीं लगा सकते, इससे रिलेटेड चीज़ को आप केस कोर्ट नहीं लेकर जा सकते। तो ये जुडिशियल रिव्यू की जो कोर्ट की पावर है, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर, उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है, कोर्ट को हमारा रोक रहा है, बार कर रहा है। एक तो ये चीज करना है। दूसरा ये इक्वालिटी नहीं है अमंग द रिलीजन्स, है ना, जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हो तो सबको इक्वल राइट है। तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, आर्बिट्ररी आप इररेशनल क्या है कट ऑफ डेट कर रहे हो, उसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट का क्या होता है, वॉलेशन होता है। तो देयर इज अ नीड टू री एग्जामाइन दिस इंटायर एक्ट, ये हमारा डिमांड था, जिस वजह से ये इंटायर टॉपिक न्यूज में था। देयर आर मोर साइट जिसको लेकर के कुछ डिस्प्यूट्स है, वो आपको रीड करना है, जैसे शाही जामा मस्जिद डिस्प्यूट है हमारा, है ना, ज्ञानवापी डिस्प्यूट जिसको लेकर के हमारा ये इंटायर इशू न्यूज़ में था, है ना, वो भी पार्ट रहा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी आगे और डेवलपमेंट होंगे इसके रिगार्डिंग, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा आने वाले पर्टिकुलर मंथ्स के अंदर, इसके ऊपर की डेवलपमेंट रहेंगे। जब ये टॉपिक क्लियर हो जाए देन गो थ्रू द क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस। कोई क्वेरी हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक आता है हमारे पास में, वो टॉपिक है विंटर सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, पार्लियामेंट के अंदर वैसे डिफाइंड नहीं है कि कितने सेशन होंगे। प्रैक्टिस ट्रेडिशन ये है कि 3 सेशंस विल बी देयर। फर्स्ट जो सेशन होता है ईयर का वो होता है हमारा बजट सेशन, अभी होने वाला है ना, 31 जनवरी से स्टार्ट होगा। जो सेकंड सेशन होता है वो मानसून ड्यूरेशन में होता है, तो उसका नाम ही हो गया हमारा मानसून सेशन। और एक एंड में होता है अराउंड नवंबर मिड और दिसंबर के स्टार्टिंग में एंड हो जाता है हमारा, मिड तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और वो रहता है हमारा विंटर सेशन। यही विंटर सेशन न्यूज में था। अब नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि 2 सेशन के बीच का जो गैप है ना हमारा, द गैप बिटवीन द 2 सेशन, मान लो ए सेशन है या बी सेशन है हमारा, ये मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब विद इन 6 मंथ आपको मीट करना ही पड़ेगा। बट हमने कन्वेंशन बना दिया कि एक ईयर के अंदर 2 तो नहीं, बहुत कम हो जाता है। वी विल सिंपली होल्ड 3 पर्टिकुलर सेशंस, जिसमें हमारा जो डिसीजन मेकिंग है टू होल्ड द और जो संबंध द सेशन वो प्रेसिडेंट के पास रहेगा और वो वर्क करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जब कहेंगे हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस कितना होता है, 6 मंथ होता है। और ओवरऑल जो है हमारा कितने सेशंस होते हैं ना यार, 3 सेशंस होते हैं। सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, BAMW बजट
मॉनसून एंड विंटर सेशन। अभी ऐसा ही हमारा विंटर सेशन रन कर रहा था। अब विंटर सेशन जब रन कर रहा था तो बीच में एक इंपॉर्टेंट डेट भी आती है। कौन सी डेट आती है? हमारा 26 नवंबर। तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ पर होती है हमारी, तो वो जो फैक्ट है हमारा जो इससे रिलेटेड है वो हमको कवर अप करना है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर? बिकॉज 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था, कमेंस हुआ था हमारा। तो ये 75th एनिवर्सरी हो गया अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये तो इसलिए इतना सिग्निफिकेंट हो गया हमारा ये पार्ट, है ना, ये याद रखना है। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो डिस्कशन भी किया। ऑब्वियसली इतना सिग्निफिकेंट डे है तो डिस्कशन भी होगा। तो डिस्कशन 4 थीम्स के ऊपर हुआ हमारा। प्रियम्बल, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में मेंशन है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, आप कितना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हो। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनने टाइम पीरियड में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिस्कशन किए थे उनके ऊपर पार्ट डिस्कस हुआ। और सेलिब्रेटिंग इज ग्लोरी। ये हमारे कुछ 4 पर्टिकुलर थीम्स थे जिनके ऊपर उन्होंने अलग अलग थीम बेस हमारा सेलिब्रेशन किया। वो हमको 4 थीम्स याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2 बुक्स भी लॉन्च करी। वो बुक्स के नाम याद रखने, है ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्लिम्स। ये 2 बुक्स हमने लॉन्च करी थी, ये याद रखना है। बाकी जब सेशन हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर हमारा कुछ बिल्स पास होंगे, है ना। तो जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट जो बिल है हमारा वो एक सेपरेट टॉपिक ही है इसके अंदर। बाकी तो बिल के नाम दे रखे हैं इसके अंदर कि ये वाला बिल पास हुआ, ये बिल पास हुआ, ये बिल पास हुआ। यहाँ एक सप्लीमेंट्री डिमांड नाम का वर्ड भी आया। अब आपको इसको याद नहीं करना, आपको जो याद करना है वो वर्ड, मीनिंग ऑफ द वर्ड सप्लीमेंट्री डिमांड याद रखना है कि सप्लीमेंट्री डिमांड क्या होता है। कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसमें 100 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 100 करोड़ रुपीज़ जो वो इनफ नहीं हुए। आपको काम करते करते पता लगा कि सर ये तो कम बढ़ गया हमारा, हमको 10 करोड़ और चाहिए। तो उस एडिशनल डिमांड को मीट करने के लिए पार्लियामेंट क्या करता है, वो मनी जो भी रिक्वायर्ड वो पास करता है। उसको हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं। वर्ड पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है वहाँ ये लिख रखा है सप्लीमेंट्री डिमांड, एक्सेस डिमांड, है ना, वोट ऑन काउंट, वोट ऑन क्रेडिट, टोकन ग्रांट्स, ये सब मेंशन है, वहाँ से कवर अप कर सकते हो आप, है ना। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर बिल है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, यानी कि 129th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया वो, तो जिसके ऊपर हमारा सेपरेट टॉपिक भी है। बाकी क्या है, सिर्फ एक्ट के नाम है कि ये एक्ट है जो हमारा प्रेजेंट हुए। तो वो क्या करेगा, पैराग्राफ बेस मान लो क्वेश्चन बनाएगा मॉक के अंदर और फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी देयर इन प्लेस ऑफ 1 और 2, ए और बी, इस तरह का पार्ट। लेकिन ये जो टॉपिक है ना 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 129th अमेंडमेंट बिल 2024, या यूँ कह दे 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ द स्टेट एंड सेंटर टुगेदर, मतलब लोकसभा के एंड जो विधानसभा होती है, स्टेट असेंबलीज होती है, उनके इलेक्शन साथ करो। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू वांट देन हम लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली के इलेक्शन के साथ साथ में जो पंचायती राज के इलेक्शन है हमारे, यानी कि लोकल गवर्नमेंट है अलॉन्ग विद द म्यूनसिपलिटी इन द अर्बन एरिया, उन सबको साथ करेंगे। इसको कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब हुआ क्या, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और फर्स्ट हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो कोई गवर्नमेंट था ही नहीं, तो इलेक्शन हमने सबको साथ करा दिया, सेंटर का भी करवा दिया, स्टेट का भी करवा दिया। तो इंडिया के जो फर्स्ट 3 लोकसभा इलेक्शंस थे ना वो कंटिन्यूसली ऐसे 1 नेशन 1 इलेक्शन के फॉर्म में हुए। उस समय पंचायती राज भी एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब देयर वाज नो लोकल गवर्नमेंट, ओनली सेंटर था और स्टेट था। और इतने सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो नहीं थे, लिमिटेड थे, और पॉपुलेशन भी टू मच नहीं थी, तो वो फिजिबल भी था। उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ में असेंबली के इलेक्शन रन करे। तो 5 ईयर में एक बार इलेक्शन होता था और वो लोकसभा एंड विधानसभा यानी कि असेंबली के इलेक्शन साथ साथ होते थे। लेटर ऑन क्या हुआ, ड्यू टू पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल ग्रीड, विल नहीं कहेंगे, पॉलिटिकल ग्रीड क्या हुआ, बहुत सारी गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओवरटर्न कर दी, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, है ना। गवर्नर ने जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फेवर का होगा उसने रिपोर्ट बना के दिया अंडर आर्टिकल नंबर 356। फिर प्रेसिडेंट ने हमारा क्या कर दिया, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट वो हमारा पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हेडेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ गवर्नमेंट ओवरटर्न कर दी। और कई पर फ्रेश इलेक्शन वगैरह भी फिर बाद में हो गए हमारा, है ना। गवर्नमेंट जब ओवरटर्न हो गई तो नया वापस से उसने मेजोरिटी शो नहीं किया, उन्हें नया इलेक्शन कराया। जैसे ही नया इलेक्शन कराया तो फिर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वो हमारा डाइल्यूट हो गई, है ना। गवर्नमेंट जब डिसॉल्व होगी तो नया साइकिल स्टार्ट होता है आफ्टर इलेक्शन। तो 5 ईयर का जो साइकिल फर्स्ट 3 टर्म तक रन कर रहा था वो धीरे धीरे करते करते बहुत सारे स्टेट्स में हमारा डिसकंटिन्यू हो गया। तो ऑटोमेटिकली देयर वाज नो मेंशन ऑफ द 1 नेशन 1 इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट देन ऑल्सो, कोई मेंशन नहीं था। प्रैक्टिस था जो स्टार्ट हो रहा था, वो प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो गया ड्यू टू पॉलिटिकल मिसहैपनिंग्स, है ना, वो रन कर दिया। बट इसमें कुछ इशूज़ होते हैं जो बाद में स्ट्रक्चर सामने आया ना, उसमें कुछ इशूज़ है। क्या इशूज़ है कि देखो लोकसभा के इलेक्शन हो गए 5 ईयर में एक बार ही होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हुए हमारे लास्ट ईयर।
लेकिन स्टेट के इलेक्शन एवरी ईयर 2 और 3 के तो होते ही होते हैं ना। 2-3 स्टेट्स है जिसके अंदर इलेक्शन होते होते रहेंगे। जैसे अभी लास्ट ईयर था जम्मू कश्मीर में, है ना, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन था, हरियाणा में था, है ना, अभी दिल्ली में होने वाला है, ऐसा है ना, फिर और भी कुछ स्टेट्स के अंदर होगा। तो एवरी ईयर देर आर एटलीस्ट 2 और 3 स्टेट्स मिनिमम जहाँ पर इलेक्शंस रहेंगे। अब होता क्या है कि जब इलेक्शंस होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं सारे पॉलिटिशियन, MP, MLA, मिनिस्टर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो वो अपना काम छोड़ करके इलेक्शन के अंदर हमारा प्रमोशन के लिए आ जाते हैं, है ना, कि मिनिस्टर है सेंटर में, लेकिन वो हमारा अपना काम छोड़ करके उस स्टेट के अंदर आके रैली कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। मान लो कोई CM है XYZ कर्नाटका वाले, मान लो स्टेट के अंदर ऐसा, या फिर ना बिहार वाला पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, या हमारा कोई मेघालय नाम का स्टेट के अंदर, ऐसा अलग अलग जगह है। लेकिन क्योंकि पार्टी से बिलोंग करते हो तो पार्टी के फेवर के लिए आप प्रमोशन करोगे। इससे होता क्या है कि नॉट ओनली दैट स्टेट जहाँ इलेक्शन है, वो जो बाकी लोग आ रहे हैं अपना काम छोड़ करके, वहाँ भी डेवलपमेंट वर्क रुकता है। अब मान लो कोई इंपॉर्टेंट बिल को साइन करना है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना है, और हमारा जो है जो अकाउंटेबल पर्सन है वो तो रैली कर रहा है, प्रमोशन नहीं कर रहा है, तो वो फिजिबल नहीं होता, डेवलपमेंट वर्क को वो हाल्ट कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा पैसा, कि सर इलेक्शन 2-5 रुपए में तो होता नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस लगते हैं, और बार बार अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो बार बार फिर हमको वो मनी बार बार स्पेंड होने देखने को मिल रही है। इससे अच्छा एक ही बार कर दो, सब जगह एक साथ युद्ध रहेगा, है ना। जो लास्ट टू लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुए थे, आई थिंक सो अराउंड 60,000 करोड़ रुपीस के आसपास का एक्सपेंडिचर था इन लोकसभा ओनली। तो सोचो स्टेट में जो अलग अलग होते हैं उनमें कितना होगा। तो एक ही बार में कर लेते हैं, जो भी लगेगा एक बार लगा लेंगे, है ना। एक बार का खर्चा आएगा EVM ज़्यादा बनाने का, लेकिन वो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है। 15 ईयर तक EVM की लाइफ होती है, 15 ईयर बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ मोटिव्स है हमारे कि हम क्यों चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। एक तो गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट वर्क पे फोकस कर सके, नहीं तो क्या होता है जब बार इलेक्शन हम कंडक्ट कराते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो MCC, है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम आदर्श आचार संहिता कहते हैं, वो लगता है। अब वो 2 महीने पहले लगता है फ्रॉम द इलेक्शन डेट, और अराउंड 15-20 डे मैक्सिमम 1 मंथ तक वो रन करता रहता है। तो 3 मंथ्स तक तो आप काम ही नहीं कर सकते। तो मान लो कोई रोड बन रहा था, अब रुक गया, क्यों रुक गया कि सर वो तो हमारा MCC लग गया और अब कर ही नहीं सकते कंटिन्यू। तो फिर वो फर्क आता है स्टेट की डेवलपमेंट वर्क के ऊपर, और गवर्नमेंट भी फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हमारा पैसा अलग से खर्च होता है ना, तो और मैन पावर यूज होती है अलग, क्योंकि जहाँ स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ ड्यूटीज़ के लिए कहीं और से लेकर आना पड़ता है। जैसे टीचर्स की ड्यूटी लगती है, अब वो पढ़ाए कि इलेक्शन करने का काम करे हमारा। तो दिस इज़ वाई गवर्नमेंट के पास कुछ पॉइंट्स थे कि वी शुड कंटिन्यू विद द प्रीवियस सिस्टम, है ना, ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन पहले तो लिखा नहीं था, अब करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। सो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा। दिस इज वाई उन्होंने ये बिल प्रेजेंट किया, है ना। पहले तो प्रैक्टिस था, अब अमेंडमेंट हमको करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। तो कुछ की अमेंडमेंट्स हम पढ़ लेते हैं कि इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया अब तक, हमारा क्या किया बिफोर दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। उन्होंने एक कमेटी बनाया था, है ना, वो कमेटी हेड कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे हमारे, वो उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने रिकमेंडेशन दिए कुछ, और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाय 8 मेंबर कमिटी हेडेड बाय रामनाथ कोविंद, उनके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, वही पॉइंट्स यहाँ पर एक्सेप्ट किए। तो सबसे पहले तो 3 आर्टिकल्स हमने क्या है यहाँ पर अमेंड करने हैं, 83, 72 एंड 327। क्या है ये कि सर ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा जो है हमारा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा हमारा पार्लियामेंट का जो ड्यूरेशन है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द डेट के कब करने वाले हो। अगर 5 ईयर के टेन्योर के जस्ट बाद इलेक्शन होने वाले तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है, फ्यू चेंजेस ही करना है। लेकिन अगर बिफोर करोगे तो फिर आपको उसमें और चेंज करने पड़ेंगे। और जो स्टेट के लेजिस्लेचर का ड्यूरेशन है वो जो 5 ईयर होता है, वो सबका बराबर तो 5 ईयर है, लेकिन सेम डेट पर कंप्लीट नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुआ तो उसके 5 ईयर में टाइम है, राजस्थान में 1 साल पहले हुआ था तो अभी उसको खत्म होने वाला डिफरेंट टाइम है, तो उसमें भी हमको कम ज़्यादा करना पड़ेगा। जिसके मान लो 5 ईयर जस्ट होने ही वाले हैं ना, कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसको कहेंगे रुको भैया तुम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, है ना, अभी लोकसभा के अंदर टेन्योर बाकी है तो उसका एक्सटेंड कर देंगे। और मान लो जिसकी जस्ट अभी वही है 1 साल ही हुआ है, 4 ईयर रिमेनिंग है, उसको कहेंगे भाई तुम अभी डिजोल्व हो जाओ, हम इलेक्शन करने वाले हैं। तो वो रीजन ऐड करना पड़ेगा रिगार्डिंग द डिजोल्यूशन, है ना, लोकसभा के केस में भी और असेंबलीज के केस के अंदर भी। और ओवरऑल जो पावर है पार्लियामेंट के पास टू रेगुलेट लेजिस्लेचर इलेक्शन, उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। इन्होंने कहा एक नया आर्टिकल ऐड करना पड़ेगा 82A। अमेरिका में क्या होता है, देयर इज अ फिक्स डेट कि, है ना, मतलब इलेक्शन अब इससे स्टार्ट होंगे, कन्वेंशन है, इलेक्शन इससे स्टार्ट होंगे, ये चीज़ें हम करेंगे, इस दिन पे ये होगा। और 20 जनवरी को जाकर के, यानी कि जनवरी 20 को जाकर के प्रेसिडेंट ओथ लेंगे। एक फिक्स डेट इज देयर,
हमारे यहाँ पर है वो डेट मेंशन नहीं है फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस डेट पर गवर्नमेंट अपना वर्किंग स्टार्ट करेगी, है ना, डिपेंडिंग ऑन द विल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो पीएम है वो कभी भी अपना ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ओथ सेरेमनी है वगैरह सब कुछ होता है, आगे पीछे होता रहता है, बट देयर इज नो मेंशन ऑफ द डेट। यहाँ क्या है कि वो कहते हैं कि भैया एक डेट ऐड करो इसके अंदर, जिसमें हम प्रॉपरली क्या करेंगे चीज़ों में एक डेट लिखेंगे कि हाँ आप इलेक्शन कंडक्ट करो और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट गवर्नमेंट अपना वर्किंग स्टार्ट करेगी। तो ऑन दैट डे आफ्टर 5 ईयर वो सेम गवर्नमेंट आएगी, फिर नेक्स्ट 5 ईयर के बाद फिर उस डेट पर गवर्नमेंट आएगी, वो साइकिल कंटिन्यू रन करता रहेगा। तो एक अपॉइंटमेंट डेट चाहते हैं वो इस पार्ट के अंदर जो उन्होंने रिकमेंड किया था, तो वो ऐड किया जाएगा। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद है टेन्योर तो ऑफ असेंबलीज, तो वो कह रहे हैं कि भैया असेंबली इलेक्टेड आफ्टर द अपॉइंटमेंट डेट, मतलब जो अपॉइंटमेंट डेट वो चूज करेंगे, है ना, बट बिफोर द लोकसभा टर्म एंड विल हैव देयर टर्म कर्टेल टू अलायंस विद द लोकसभा, मतलब जिनका भी जस्ट हमारा जो है ओवरऑल जो डेट है अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो आफ्टर द डेट हुआ है, लेकिन लोकसभा में भी कुछ टर्म बाकी है, तो रिमेनिंग उतना ही टर्म रहेगा, आपको 5 ईयर नहीं मिलेगा, ताकि आपके इलेक्शन वापस से 5 ईयर तक कराए जा सके। ये इन्होंने मेंशन किया। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहेगा उसमें भी मेंशन कर रहा कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, फिर अकॉर्डिंगली हमारा इलेक्टोरल रोल वगैरह बनाएगा, मतलब वो जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है जिसमें लोकसभा के अलग होते हैं अभी प्रेजेंट में, असेंबली के अलग होते हैं, बट उनको एक प्रॉपर कॉमन बनानी पड़ेगी, तो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उनको भी यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। 82A क्लॉज 4 में क्या रहेगा हमारा, वो मेंशन ये करेंगे कि इलेक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन की। ये आर्टिकल याद रखना है कि किस क्लॉज में या किस आर्टिकल में हमारा मेंशन है डेफिनेशन ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन एज पर दिस बिल, तो कि इसमें मेंशन है हमारा। फिर एक्सेप्शन पार्ट भी एक अंदर मेंशन कर रखा हमारा ओवरऑल इसके अंदर कि ECI मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मे रिकमेंड पोस्टपोनिंग अ पर्टिकुलर असेंबली इलेक्शन इफ इट डिटरमाइंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर नॉट फीजिबल। वो हमारा पोस्टपोन भी कर सकते हैं, ये भी उसके पास पावर अवेलेबल है, बट उसके लिए प्रेसिडेंट को हमारा क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन रिलीज करना पड़ेगा। अलाइनमेंट फॉर डिफर्ड इलेक्शन, तो वो मेंशन कर दिया इफ एन असेंबली इलेक्शन इज डिफर्ड द टर्म ऑफ दैट असेंबली विल स्टिल एंड विद द फुल टर्म ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा के साथ ही हमारा वो फिनिश हो जाएगा, ये मेंशन कर दिया उन्होंने। फिर 83 में क्या किया, लोकसभा के टेन्योर को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर पीरियड आफ्टर वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या होगा, जो न्यू इलेक्शन होंगे उसमें नई गवर्नमेंट 5 ईयर के लिए नहीं आएगी। प्रेजेंट में जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई अगर, तो न्यू गवर्नमेंट जो आएगा आफ्टर इलेक्शन वो 5 ईयर के लिए आएगा। इन्होंने कहा नहीं 5 ईयर के लिए नहीं आएगा, रिमेनिंग टर्म के लिए आएगा। एग्जाम्पल में ये लिख रखा है कि मान लो 3 ईयर्स 2 मंथ्स के बाद में हमारा डिसॉल्व हो गया, तो रिमेनिंग जो हमारे टाइम रह गया है 1 ईयर और 8 मंथ्स, यानी कि अराउंड 22 मंथ्स, वो पार्ट तक ही हमारी गवर्नमेंट रहेगी। वो पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और उसको हम न्यू हाउस कंसिडर करेंगे, यानी कि जैसे था ना अभी पढ़ा हमने 18th लोकसभा, तो अगर वो डिसॉल्व हो जाता है, मान लो वन नेशन वन इलेक्शन होता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो उसको कंटिन्यूस नहीं मानेंगे, उसको हम 19th लोकसभा मानेंगे, वो न्यू हाउस के फॉर्म में कंसिडर होगा। कंटिन्यूस इन फॉर्मर वाला पर्टिकुलर जो लोकसभा था उसमें वो नहीं माना जाएगा, इन्हें लिखा उन्होंने। फिर कहा 327 में क्या करना पड़ेगा, तो वो पावर्स लिख दी कि इलेक्टोरल रोल्स बनाओगे आप, अमेंडमेंट कैसे होगा, ये चीज़ें आप मेंशन करोगे। और एक पॉइंट याद रखना आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है यहाँ पर, कि जब अमेंडमेंट करोगे आप ओवरऑल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो व्हाट काइंड ऑफ अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। तो अमेंडमेंट हमको 2 तरह का चाहिएगा, है ना, तो आपको वो फाइनल वाला याद रखना, क्योंकि बिल में दोनों प्रोविजन देख रखे हमारे। नॉर्मली क्या होता है, स्टेट और लोकसभा के इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कराता है, जो पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वहाँ हम जब अमेंडमेंट करेंगे रिगार्डिंग दैट, तो हम स्टेट टू थर्ड मेजोरिटी से कर लेंगे, स्पेशल मेजोरिटी से कर लेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है हमारा, वो है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के बाद में जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज म्यूनसिपलिटी, उसमें इलेक्शन कब होंगे, तो इसमें मेंशन है कि आफ्टर 100 डे फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, मतलब 100 डे बाद करेंगे। अब वो इलेक्शन कराता है स्टेट, है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। तो टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर बिल या एक्ट जब बन जाएगा, तो यू विल रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी। इतना आपको चाहिएगा टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी की पॉइंट है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट, है ना, तो कौन सा पर्टिकुलर हमको अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। जब ये हो जाए तो उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है ये क्वेश्चन जो इसके अंदर मैंशन कर रखे हैं हमारे। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट आता है वो है रिगार्डिंग सीरियन वॉर, है ना, जो सीरिया के अंदर सिविल वॉर हुआ और फ्यूचर ऑफ सीरिया। देखो हुआ क्या, 2011 के अंदर एक हमारा अरब स्प्रिंग
नाम का एक प्रोटेस्ट हो रहे थे डिफरेंट डिफरेंट मिडिल ईस्ट वाले पार्ट के अंदर। अब वो जो अरब स्प्रिंग था ना, वो था कुछ नहीं, वो था जो फैमिली रूल्ड स्टेट्स थे, है ना, जहाँ पर एक ही फैमिली से रिलेटेड पर्सन जो है बहुत ईयर से रूल कर रहे हैं। वो रहता था कि हमारे पास डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, है ना, हायरार्की के ऊपर बेसिस के ऊपर कि आप इनके बेटे हो तो आप ही रहोगे, इनके बाद आपका बेटा, ये रॉयल जो फैमिलीज रूल कर रही थी या मिलिट्री फैमिलीज जो रूल कर रही थी, वो नहीं होना चाहिए। तो ट्यूनीशिया से इसकी स्टार्टिंग होती है, फिर बहुत जगह पर होता है। सक्सेसफुल ये सिर्फ ट्यूनीशिया में होता है, बाकी बाद में जो पीसफुल प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी, तो जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, उसको फुल फोर्स के साथ पूरा का पूरा जो हमारा प्रोटेस्ट था उसको कर्व कर दिया। तो यहाँ पर भी यही होता है सीरिया के अंदर भी, कि जब सीरिया के अंदर असद फैमिली रूल कर रही थी, अभी जो हमारे जो गए प्रेसिडेंट यहाँ के वही उस समय रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने भी बहुत वॉयलेंस के साथ उसको कर्व किया था। तो मासिस के बीच में कुछ फैक्शंस बन गए, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारा, उसमें कुछ ऐसे फैक्शन बन गए जिन्होंने पावर पाने के लिए थोड़ा वॉयलेंस वाला पार्ट ऑप्ट किया, आर्म्स वगैरह पिक कर लिए। तो उसमें जो प्रोमिनेंट ग्रुप है हमारा वो है एसटीएस, जो इसके अंदर मेंशन भी है हमारा। तो इनके बीच में दैट टाइम पीरियड के अरब स्प्रिंग के टाइम पीरियड से लड़ रहे, थोड़ा बड़ा लड़ रहे हैं, किसी ने कौन अटैक कर रहा है वो वापस आंसर कर रहे हैं, वैसा। उन्होंने फ्यू प्लेसेस को, इसके अंदर नाम भी लिख रखा हमारा इदिब, उसको एक्वायर भी कर लिया था एसटीएस ने, जिसको सपोर्ट तुर्की भी कर रहा था। अब ये कहानी अलग है कि तुर्की ने एसटीएस को रिकॉग्नाइज कर रखा है एज अ टेररिस्ट ग्रुप, लेकिन क्योंकि खुद का भी इंटरेस्ट है तो सपोर्ट कर रहा है वो एसटीएस को, क्योंकि यहाँ जो कुछ लोग हैं वो कुर्दिश माइनॉरिटी वाले हैं और जो कि मेजॉरिटी है इन तुर्की, वो थोड़ा उनको सपोर्ट करता है। और क्योंकि यहाँ पर ईरान का भी इन्फ्लुएंस है और तुर्की एंड ईरान वंस अगेन अपने आप में एक अलग कहानी है, तो उस सिचुएशन के केस के अंदर यूएसए का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो तुर्की को लगा कि एसटीएस को अभी सपोर्ट करना बेटर है, फिर आगे बाद में देखा जाएगा। तो एसटीएस को सपोर्ट कर रहा था यहाँ पर तुर्की, और जो सीरियन गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट थे हमारे, है ना, असद, है ना, ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, नाम याद रखना आपको। तो वो जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनको सपोर्ट कर रहा था ईरान और रशिया, है ना। उनके पास खुद के पास इतनी पावर नहीं थी, वो थोड़े प्रो रशिया वाले पर्टिकुलर गवर्नमेंट थी। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो अभी क्या है, रशिया बिजी है यूक्रेन के साथ में, और ईरान बेचा हुआ हमास में, हिजबुल्ला में, इनमें उलझा हुआ है ना, काफ़ी टाइम पीरियड गाजा वॉर वाले पार्ट के अंदर। तो असद के पास कोई सपोर्ट नहीं था। एसटीएस को ये लगा कि अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी अगर मैं अटैक करता हूँ तो रशिया भी नहीं आएगा, ईरान भी नहीं आएगा, और मैं इस पूरे रीजन को आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसने एक सडन अटैक कर दिया, है ना। और यहाँ एक सिटी है जिसका नाम है हमारा अलेप्पो, ये नाम याद रखना है। ये पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट है ना, पॉपुलेशन वाइज। एरिया वाइज दमस्कस जो इसकी कैपिटल है वो लार्जेस्ट है। ये जो लिखा है कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी, ये पॉपुलेशन वाइज की बात कर रहा है हमारा। तो इसको एक्वायर कर लिया, और सिचुएशन इतनी विद इन फ्यू पर्टिकुलर डेज हो गई कि असद को अपना कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने असाइलम ले लिया इन रशिया, और अब वहां पर रूल कौन कर रहा है, एसटीएस रूल कर रहा है। तो ये सिविल वॉर आगे भी रन करेगा, थोड़ा ईरान फ्री होगा, है ना, और थोड़ा सा हमारा जो है रशिया वापस आएगा, है ना, यूक्रेन से फ्री होकर के, और लगेगा कि ये रीजन आज भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पास्ट में था टू काउंटर यूएसए's इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट। तो और आगे बढ़ेगा, ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा, तो आपको वो चीज़ याद रखनी है ना। अरब स्प्रिंग क्या था, एसटीएस का रेस कैसे हुआ, है ना, सीरिया के अंदर कौन रूल कर रहा था, है ना, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर कवर अप करनी, जो मैंने यहाँ पर सारी लिखी हुई है, आपको एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है पूरा पार्ट। कोई भी चीज़ कवर नहीं हुई, कोई लगे कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप ड्रॉप करना इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट जो यहाँ पर आता है हमारा अगला जो टॉपिक है वो रहेगा स्विट्जरलैंड ने जो साउथ कोरिया प्रेसिडेंट इज इम्पीच। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। युन सुक योल नाम याद रखना है ना, जो जिन्होंने ये काम किया हमारा, युन सुक योल। युन सुक योल ने क्या किया, एक दिन बैठे बैठे उनको लगा कि कुछ तूफानी करते हैं, और उन्होंने हमारा लगा दिया मार्शल लॉ, है ना। मार्शल लॉ का प्रोविजन है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, और जब मार्शल लॉ इंप्लीमेंट होता है तो जो रूल होता है, लॉ मेकिंग का जो पार्ट है, पब्लिक ऑर्डर का जो पार्ट है हमारा, नॉट लॉ मेकिंग, लॉ एंड ऑर्डर का जो पार्ट है और पब्लिक ऑर्डर का जो पार्ट है हमारा, वो आर्मी के हाथ में चला जाता है। तो आर्मी फिर चीज़ों को हैंडल करती है, पुलिस वगैरह का काम नहीं रहता। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल सिटीजन वर्सेज आर्मी एंड ऑल। तो उनको लगा कि ये मेरे लिए फेवरेबल होगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका ये कहना है कि जो साउथ कोरिया के अंदर अपोजिशन वाला जो लोग है ना, वो थोड़े प्रो नॉर्थ कोरिया हो गए, और ये चाहते हैं कि भैया गवर्नमेंट में जब अगर हम आएंगे ना, तो फिर नॉर्थ कोरिया
आपके सपोर्टिव लोग आएंगे तो हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके चेंज होने के चांसेस है, साउथ कोरिया को ये थ्रेट होगा। बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एलिगेशन उन्होंने लगा दिया हमारा मार्शल लॉ यहाँ पर। अब हुआ ये कि नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में 1980s के आसपास से लेकर अब तक की बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहा है, प्रॉपरली इलेक्टेड है, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। और नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया तो हमेशा चलता ही आ रहा है, तो ऐसा कोई लीडर आया भी नहीं, लोगों ने कभी इलेक्ट ही नहीं किया कि उस तरह का पार्ट रहेगा। लेकिन इनको थोड़ा सा पॉलिटिकली इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि इनके टेन्योर के अंदर ऐसा कुछ काम भी नहीं हुआ कि इनकी पार्टी रिपीट कर सके हमारा गवर्नमेंट को। और इनकी जो पार्टी है ना, वो फुल मेजोरिटी के साथ भी नहीं थी हमारा, कि ड्रास्टिक मेजोरिटी के साथ आ गया और गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। ये कॉलिजन के थ्रू चल रहे थे हमारे। तो इनको लगा कि अगली बार अगर हुआ तो फिर मैं प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मेरे फेवर में माहौल बना देता हूँ और प्रेसिडेंट रूल लगा देता हूँ, है ना। यानी कि एक तरह का हमारा मार्शल लॉ यहाँ इंप्लीमेंट करके और चीज़ों को अपने फेवर में लाऊंगा। कहूँगा देखो अपोजिशन क्या कर रही है, लोग इससे इंपैक्ट हो जाएंगे, और जब इलेक्शन आएगा कुछ टाइम बाद में तो मेरे को वोट मिलेंगे, मेरी पार्टी पावर में आ जाएगी। ये भी इनका एक मोटिव था। लेकिन लोगों को लगा ये रॉन्ग है ना। लोगों को लगा कि इस तरह का पार्ट आप नहीं कर सकते, है ना। लेट अस डिसाइड कि आपको लाना है कि नहीं लाना, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। बट आप इस तरह से अपोजिशन को, कैंडिडेट को पार्लियामेंट से बाहर निकाल के हमारा यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दोगे तो ये तो गलत है। तो लोगों ने क्या किया, पार्लियामेंट आर्मी थी वहाँ पर, बट अपोजिशन के कैंडिडेट्स को अपने कंधों पे चढ़ा चढ़ा के वो वॉल जो था वो जंप करवा दिया कि जाओ अंदर। बिकॉज वहाँ आप सिर्फ अनाउंसमेंट से मार्शल लॉ नहीं लगता, प्रॉपर पास भी होना चाहिए हमारा। अब तो पार्लियामेंट के अंदर जो अवेलेबल है, प्रेजेंट है, वो लोग वोट करते हैं। अपोजिशन थी नहीं, आर्मी ने उनको रोक रखा था, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया तो रोकना ही पड़ेगा। तो यहाँ हमारा आर्मी वर्सेस सिटीजन हो गया। आर्मी ने भी ऐसा कोई वॉयलेंस वगैरह नहीं किया, उन्होंने भी पीसफुली चीज़ों को हैंडल करने का ट्राई किया। बट उनको लगा कि भाई कुछ तो थोड़ा गड़बड़ है, तो लोगों ने, वो हमारा अपोजिशन इतना जो है स्ट्रांग नहीं था, लोगों ने समहाउ अपोजिशन के कैंडिडेट को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। तो वो बिल पास नहीं हो पाया एक तो, है ना। जो पार्टी के लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया, इनकी खुद की पार्टी के लोग ने, अपोजिशन ने सपोर्ट नहीं किया। अब यहां तो मार्शल लॉ विद इन 6 आवर्स ऑफ अनाउंसमेंट खत्म हो गया। लेकिन नेक्स्ट नंबर आया इनका कि सर ये पर्सन सही नहीं है, अगर इसको बनाएंगे तो लोग क्या, लेकिन इनके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है वो लेकर आ गए इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट, मतलब रिमूवल का हमारा मोशन लेकर आ गए कि हम इनको हटाएंगे, ये प्रेसिडेंट हमारा ठीक नहीं है। तो ये इम्पीच हो जाते हैं, और इम्पीच होने के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट जो बनते हैं हमारा, वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नाम याद रखना है, ये जब बना था क्लैड एक्सप्रेस तब की बात है, अब तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गए। हान डक सू ये प्राइम मिनिस्टर है और उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया था। बाद में तो जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने इनको भी इम्पीच कर दिया, फिर इनकी जगह और आया। अभी तो कहानी और लंबी है, अगली हो सकता है नेक्स्ट क्लैड एक्सप्रेस में भी इनके बारे में कुछ ना कुछ आएगा हमारा पार्ट, क्योंकि ये अभी तक चलता जा रहा है। लेकिन ये पॉइंटर्स आपको याद रखने कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, किस वजह से किया और क्यों इनको रिमूव किया। अब बात आती है कि क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मार्शल लॉ जैसी कोई चीज़ है? हाँ है, वर्ड मार्शल लॉ इज नॉट देयर, बट ऐसा पार्ट प्रोविजन मेंशन है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स कर सकती है, अगर उसको लगे कि सिचुएशन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है। अंडर आर्टिकल नंबर 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट, वहाँ 12 से 35 में बहुत सारी चीजें लिख रखी है, उसमें 34 के अंदर मार्शल लॉ मेंशन है, लेकिन वर्ड मार्शल लॉ इज नॉट देयर। सम कंडीशंस है जब आर्मी का यूज किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारा, पब्लिक ऑर्डर जो वो आर्मी मेंटेन करेगी। तो आपको ये 34 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि इंडिया में आज तक कभी भी हमारा मार्शल लॉ इंप्लीमेंट नहीं हुआ है ना। और साउथ कोरिया का तो हिस्ट्री रहा है, वहाँ पर मल्टीपल टाइम हो चुका है, लेकिन अब लोगों ने अपने तरह से चीज़ों को हैंडल करने का ट्राई किया तो उन्होंने उसमें सक्सेस भी जो है हासिल कर ली। नेक्स्ट पार्ट आता है पीएम्स विजिट टू कुवैत। हमारे जो पीएम है वो कुवैत गए थे, और वहाँ जब कुवैत गए थे तो कुछ की एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए थे। वो जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए तो उनके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और भी आता है कि कुवैत का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है ना वो उनको मिला। तो इंडिया और कुवैत के रिलेशंस की बात करें तो जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह स्टार्ट होते हैं इनके, वो 1961 के अराउंड स्टार्ट हो जाते हैं। और आज की तरह की बात करें तो ओवरऑल हमारा क्रूड ऑयल सप्लाई के अंदर कुवैत इज इंडिया 6th लार्जेस्ट सप्लायर। एक तो ये याद रखना है ना, कुवैत जो है हमारा इंडिया का 6th लार्जेस्ट सप्लायर है। नंबर 1 पे कौन आता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और कुवैत के अंदर जो कुवैत के जो सिटीजन्स हैं उनके अलावा किसी और पर्टिकुलर कंट्री से काम करने के लिए, पढ़ने के लिए जो हमारे ग्रुप्स है, उसमें लार्जेस्ट कौन है? वो इंडियन कम्युनिटी ही है हमारा, वो याद रखना है आपको, है ना। कुवैत, कतार, ये सब न्यूज़ में रहते हैं, है ना। यहाँ से बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, मेडिकल MBBS के लिए जाते हैं, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो ये याद रखना है। ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट की बात करो तो 200 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। और कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ है उन्होंने $10 बिलियन से भी ज़्यादा हमारा जो है इन्वेस्टमेंट किया है
इस पार्ट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिर यहाँ आता है, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर ही आते हैं। भूटान गए थे, वहाँ लेकर आए थे, है ना, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल रशिया से लेकर आए थे। तो अब गए हैं कुवैत, तो जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया कुवैत रिलेशंस में, उसके लिए कुवैत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये मोदी जी को मिला है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी कई सारे फॉरेन लीडर को मिल चुका है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड या फिर जॉर्ज बुश या फिर बिल क्लिंटन, है ना, सऊदी अरेबिया के किंग सलमान, प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस निकोलस सरकोजी, इनको मिल रखा है। और ये वो बाकी अवार्ड्स है जो मोदी जी को मिल रखे हैं ना, सारा लिख रखा है, बारबाडोस, गुएना, रशिया, इजिप्ट, ये जो आपको याद करने हैं। खास करके जो 2024 में हुआ है या 2023 के अंदर हुआ है ना, यूएसए ने भी दिया था, तो भी याद रखना है क्योंकि वो बार बार न्यूज़ में रहेगा ऑब्वियसली। तो ये कुछ की थिंग्स हुई थी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर विजिट। उसके अलावा जो ओवरऑल पार्ट है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल ट्रेड के ऊपर है कि ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड कितना है बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। तो 10.47 बिलियन ये बायलैटरल ट्रेड रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, है ना। अभी वाला डेटा अवेलेबल नहीं, वो जब 2024-2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तब बात करेंगे उसके बारे में। फिर जैसे हमारा है विजन 2047, है ना, डेवलप्ड इंडिया, वैसे इनका भी विजन है विजन 2035, है ना, कि भाई गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एक बॉडी है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इशूज़ को डिस्कस करती है। जो गल्फ वाला रीजन है हमारा, पर्शियन गल्फ जिसको कहते हैं, ये जो इमेज के अंदर ऊपर मेंशन भी था, उस रीजन के अंदर कोई भी पॉलिटिकल इशू हो, कोई इकोनॉमिकल इशू हो, है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो यहाँ बैठ के वो डिस्कस करते हैं। ये बॉडी 1981 के अंदर बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है सऊदी अरेबिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं। तो इनका एक कंबाइंड विजन है कि हम अपने आप को 2035 में कहाँ देखते हैं। तो उसको भी सपोर्ट किया मोदी जी ने कि हाँ, आपका इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, वी विल ऑल्सो हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये पढ़ना है और आपको साथ साथ में अबाउट गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि GCC के बारे में पढ़ना है, जो यहाँ पर मेंशन है हमारा, ठीक है। तो ये एक पार्ट और था हमारा। फिर आता है स्विट्जरलैंड का हमारा जो MNF स्टेटस वाली न्यूज़ है ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला पार्ट। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है कि मान लो, ओके, मोस्ट फेवर्ड नेशन से पहले ये वाला पार्ट है, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024, ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट। और इसमें जो डेवलपिंग नेशंस है हमारी, उनके यहाँ पर जो डेब्ट उन्होंने लेकर के जो अपना में सिचुएशन की है, वो क्यों हुआ और कितना लिया, ये इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। तो दो तरह के डेब्ट होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है ना। इंटरनल मतलब आप अपनी ही कंट्री के विद इन जो बॉडीज़ है, प्राइवेट है या पब्लिक है, उनसे आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो। जैसे गवर्नमेंट RBI से ले रही है या SBI से ले रही है, तो वो भी हमारा इंटरनल डेब्ट हो गया, है ना। गवर्नमेंट बॉडी से लिया लेकिन इंटरनल डेब्ट हो गया। प्राइवेट भी हो सकता है, ICICI से ले रही है, HDFC से ले रही है ना, या कोई और पर्टिकुलर बड़ा ग्रुप ऑफ फ्यू क्रेडिटर्स है उनसे ले रही है, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दैट कंट्री, तो वो इंटरनल डेब्ट होता है हमारा। लेकिन अगर आप IMF से ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हो, किसी और कंट्री से ले रहे हो, ना पाकिस्तान जाता है कई बार सऊदी अरेबिया के पास कटोरा लेकर के कि सर इतना पैसा दे दो ना हमको, तो फिर सऊदी अरेबिया जो है वो लोन प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंगली। तो वो होता है एक्सटर्नल डेब्ट हमारा। एक तो ये चीज़ आपको मीनिंग याद रखना है ना रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब रिपोर्ट में ये मेंशन कर रखा है कि डेब्ट का जो लेवल है ना फॉर लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ है, जिसका ग्रुपिंग हमने यहाँ कर रखा है कि किसको लो इनकम कहेंगे, मिडिल इनकम कहेंगे, है ना, डिपेंडिंग ऑन द हमारा ओवरऑल नेशनल इनकम जो भी रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कैपिटा में डिवाइड कर रखा है। याद नहीं करना है, समझने के लिए लिखा है। तो यहाँ मेंशन है कि ओवरऑल जो लो और मिडिल इनकम हमारी इकोनॉमी है, उनका अंदर डेब्ट लेवल राइज हुआ है हमारा 8.8 ट्रिलियन, है ना, बाय द एंड ऑफ 2023, जो 2020 के कंपैरिजन में 8% हायर है। और ये जो ना IDA मतलब हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, है ना, एक बॉडी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से नॉर्मली पुअर कंट्रीज़ को लो कॉस्ट के अंदर, लो इंटरेस्ट के ऊपर हमारा लोन मिलता है। वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की मेंबर्स की बात कर रहा है कि अगर डेट फॉर ओनली इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की मेंबर्स की बात करें, वो भी हमारा ओवरऑल 1.1 ट्रिलियन है ना, जो ओवरऑल हमारा जो नंबर है उसका 18% के अराउंड। ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की भी, और जो हमारा जो पुअर कंट्रीज़ है, जिनको हम ऑलरेडी वेरी लो कॉस्ट के ऊपर देते हैं, लॉन्गर टर्म के लिए देते हैं, लेस टर्म्स के ऊपर देते हैं, लेस हार्श टर्म पे देते हैं, उनकी भी सिचुएशन ये है हमारा। फिर आगे रहेगा कि डेब्ट सर्विसिंग जो कॉस्ट है वो भी राइज हो रही है हमारा। डेब्ट सर्विसिंग क्या होता है कि ओवरऑल जो भी आपने लोन लिया है, तो ऐसा तो नहीं है आपने 2 करोड़ का लोन लिया है तो 2 करोड़ ही वापस देना है, इंटरेस्ट पे तो देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट प्लस हमारा प्रिंसिपल
उन वो अमाउंट जो जब आपका लोन पूरा क्लियर हो जाएगा, उस कॉस्ट को कहते हैं डेब्ट सर्विसिंग कॉस्ट, कि लोन लेने के बाद आपने उसका कितना मनी चुकाया। तो ये कह रहे हैं कि लो मिडिल इनकम जो कंट्रीज है, जितना भी लोन लिया था उसमें से 1.4 ट्रिलियन वो हमारा जो है 2023 तक दे चुकी है। इतना लिया था, इसमें से 1.4 ट्रिलियन दे चुकी है, जिसमें से 4.06 बिलियन तो सिर्फ इंटरेस्ट है। अब आपने लोन लेते हो तो पार्टी करने के लिए तो लेते नहीं हो ना, लोन लेते हो अपने इंफ्रा में इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव बनाने के लिए। अब सोचो इन्होंने जो लोन लिया है उसमें से इतना मनी वो रीपे कर चुके हैं अभी तक, और इतना इंटरेस्ट है इसमें से, ऑलमोस्ट हमारा जो है 33% के अराउंड आता है, ये लिखा भी अप टू 33%। तो आपने जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स थे जहाँ से आप प्रोडक्टिव हो सकते थे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, वहाँ तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। आपने लोन लिया और अब हो सकता है उसी पर्टिकुलर पैसे को आप सिर्फ इंटरेस्ट की फॉर्म में चुका रहे हो। यहाँ पर ये मेंशन इसीलिए किया कि देर आर आफ्टर टेकिंग लोन फ्रॉम अथॉरिटीज, हेल्थ में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एजुकेशन में नहीं किया, है ना, अपने इकोसिस्टम को, इकोनॉमिकल सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए आपने कुछ खास नहीं किया। तो आप बस रीपे कर रहे हो और वो कॉस्ट आपकी इंक्रीज ही हो रही है, होगा कुछ नहीं, बाद में फिर से लोन लेने जाओगे। और जब आप लोन लेने जाओगे तो आपको लोन इस बार कोई देने वाला है नहीं, बिकॉज आप खुद लेने से पहले सोचोगे कि बोरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई है ना। मान लो 10 ईयर अगो 10% का इंटरेस्ट रेट था, आज 15% में मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ओवरऑल जो क्रेडिटर्स है ऑफिशियल, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को डबल कर दिया है। वो 2% पे दे रहे थे, अब 4% से ज़्यादा पे दे रहे हैं। प्राइवेट जो वो 6% के अराउंड दे रहा है ना, जो हाईएस्ट है इन लास्ट 15 ईयर। तो अगर इतना बड़ा लोन है, 200-400 रुपये थोड़े लेने जा रहे हो, हमारा लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस ले रहे हो, तो इतना बड़ा लोन जब आप इतने हायर कॉस्ट पे लोगे तो इंटरेस्ट भी तो हाई रहेगा उसका। तो राइजिंग सर्विसिंग जो कॉस्ट है वो और इंक्रीज हो जाएगी। और जो क्रेडिटर थे, प्राइवेट वाले क्रेडिटर, उन्होंने भी हमारा लोन देना कम कर दिया है। उनका पहले वाला तो आ ही नहीं रहा है ना, वो अमाउंट इतना सारा हो गया है, और अब हम और देने का ट्राई करेंगे तो और हमारा लोन जो है वो बैड लोन बन जाएगा। इस वजह से प्राइवेट क्रेडिटर भी दे नहीं रहे। हाँ, मल्टीलैटरल लेंडर्स जो है हमारे, वर्ल्ड बैंक, IMF, वो आज भी देते हैं, लेकिन उनकी टर्म थोड़ी हार्श होती है, शायद वो नहीं दे पाए। इस वजह से आगे वो मेंशन भी करता है कि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर इतना विजिबल होता है कि जो हमारे पुअर कंट्रीज़ है उनके ऊपर डेब्ट सर्विसिंग और इंक्रीज हो जाएगी। उनको अपना एक्सपोर्ट रिजिम थोड़ा बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, है ना, वो कुछ करे जिसके थ्रू वो इंटरेस्ट को ईजिली हमारा रीपे कर पाए। और उन्होंने फिर कुछ मेजर्स भी यहाँ पर मेंशन किए कि क्या क्या कर सकते हो, बैंक्स क्या कर सकते हो, वो भी लिखा कि थोड़ा और हमारा जो है लो करो इंटरेस्ट रेट को, इजी नॉर्म्स के ऊपर दो ताकि उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आए, है ना। अंकटाड ने जो अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया वो पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया। अंकटाड इज अ ग्रुप, है ना, UN स्पेशलाइज्ड बॉडी है, उसको क्या क्या करना चाहिए वो चीज़ें इसमें मेंशन कर दी है, तो आपको इसमें कवर अप करना है। फिर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा पास, अब फाइनली स्विट्जरलैंड का जो MNF स्टेटस वाली न्यूज़ है हमारी, वो देखो मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है कि जो भी कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है ना, उसमें से लगा कि भैया ये कंट्री ठीक है, अपना काफ़ी अच्छा क्लोज है, तो हम उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस, कुछ एक्स्ट्रा पर्टिकुलर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। कि मान लो मैंने X के साथ ट्रेड किया, इतना खास बनती नहीं, उसके साथ 10% पे ट्रेड कर लिया, बट Y के साथ किया मैंने, तो मैंने कहा यार तुम 5% दे देना, तुम तो अपने ही हो, है ना, वैसा वाला पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। तो वो हम फेवर इस तरह से किसी नेशन को देते हैं। WTO के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनमें सबको ये इक्वली मोस्ट फेवर नेशन का टैग मिलता है। कि मतलब अगर WTO के किसी वन ऑफ द मेंबर को आप मोस्ट फेवर नेशन काउंट करते हो, तो बाकी सब मेंबर को ऑटोमेटिकली वही पार्ट मिलेगा, सो दैट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कि 5% एक को दे रहे हो, बाकी के 20% ले रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। स्विट्जरलैंड जो है वो WTO का मेंबर है ना। अब ये एक टर्म और आती है यहाँ पर, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये क्या होता है कि सर इनकम, मान लो मैं इनकम कहीं और कर रहा हूँ लेकिन रहने वाला कहीं और का हो, जैसे NRIs होता है ना, रहने वाले इंडिया के होते हैं लेकिन काम कहीं और कर रहे हैं, अर्निंग कहीं और से कर रहे हैं। अब वो क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया है तो टैक्स यहाँ भी देना पड़ेगा इनकम पर, और वहाँ से कमा रहे हैं तो टैक्स वहाँ भी देना पड़ेगा इनकम पर। अब एक सेम इनकम के 2 बार टैक्स, ये तो गलत है। तो हमने क्या किया, इनकम टैक्स के अंदर एक पर्टिकुलर क्लॉज ऐड किया, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। कंट्रीज़ के बीच में साइन होता है, इंडिया हमारा साइन करता है कि भैया 2 जगह पर टैक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑप्ट कर लो, नॉर्मली कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वहाँ पर दिया जाएगा, और अगर वहाँ से आप यहाँ आते हो तो फिर अपनी कंट्री के अंदर देना। इस तरह का पार्ट रन करता है। रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है, बट नॉर्मली यही होता है कि जो कंट्री ऑफ आपका रेजिडेंस है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे ही करते हो, ये पार्ट रन करता है। तो ये एग्रीमेंट भी हमारा जो है वो रन कर रहा था प्रॉपरली। अब हुआ क्या, कंट्री आई बीच में एस्टोनिया।
अब एस्टोनिया के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। एस्टोनिया वाज नॉट देन मेंबर ऑफ WTO, जिसमें उनको हमने मोस्ट फेवर नेशन का सेम प्रिंसिपल के थ्रू टैग दिया था, लेकिन क्योंकि WTO का मेंबर नहीं था तो प्रॉपर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है सेम टर्म्स के ऊपर, हमने उसको लेस टर्म पर दिया। स्विट्जरलैंड को 10% पे दिया तो इनको 5% पे दिया, ऐसे थोड़ा लेस टर्म पे। बाद में क्या हुआ, ये जो एस्टोनिया है हमारा OECD डेवलप्ड कंट्रीज़ का 38 मेंबर्स का ग्रुप है, उसका मेंबर बन जाता है, और हमारा जो WTO का मेंबर भी बन जाता है। तो स्विट्जरलैंड से कि अब तो मेंबर है, इसको 5% और मेरे को 10%, ऐसा कैसे? मतलब WTO का नॉर्म कहता है सबको बराबर मिलेगा, ये तो गड़बड़ है। फिर नेस्ले इंडिया ने हमारा केस किया इंडिया के अंदर ही कि सर ये थोड़ा चीज़ों को ठीक करो, हमने हमारे साथ एग्रीमेंट ठीक है, हमने बहुत पहले साइन किया था, बट एस्टोनिया भी WTO मेंबर है, इंडिया भी WTO मेंबर है, तो चीज़ों को अकॉर्डिंगली हैंडल होना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो कोर्ट सेड कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने फेवर में दिया था वैसे तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेड नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से हमारी ये टैक्स ट्रीटी वर्क नहीं करेगी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आज अगर साइन हुआ होता तो ठीक है, लेकिन इतने टाइम पहले साइन हुआ था, अब आप कह दो एस्टोनिया के साथ अभी किया है तो आप उसको इंप्लीमेंट करो जब हमारे साथ हुआ था उस टाइम पीरियड के अंदर, ये तो गलत बात है। आप नया कर लो, ऐसा पॉसिबल है तो वो तो अभी तक फ्यूचर में देखा जाएगा होता है कि नहीं होता। तो इससे क्या हुआ कि जो भी पर्टिकुलर लोग यहाँ स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड की कंपनी जहाँ बिलोंग करती है, अब उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर भी और अपनी ओरिजिन कंट्री के अंदर भी। तो इसका बदला फिर स्विट्जरलैंड ने लिया, है ना, टिट फॉर टैट वाला पर्टिकुलर पार्ट, कि ठीक है हम तो दे देंगे, बट आपके पर्टिकुलर कंपनीज और लोग भी तो वहाँ काम करते हैं, हम भी आपसे वो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला टैग जो है वो ले रहे हैं। अब आपको भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और ये इंडिया के लिए चैलेंजिंग इन्वेस्टमेंट टर्म्स के अंदर होगा कि अगर इस तरह का पर्टिकुलर पार्ट है तो देयर इज एन एग्रीमेंट जिसको EFTA ग्रुप हमारा जो है उनके साथ साइन हुआ, 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो स्विट्जरलैंड ने प्रॉमिस किया था कि हम अराउंड जो है $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अपकमिंग फ्यू ईयर्स के अंदर। वो होगा कि नहीं होगा, अब वो पर्टिकुलर पार्ट है, इस वजह से ये अपना आप में इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर अप करना है ना, ये चीज़ अच्छे से पढ़नी है। आई एक्सप्लेन ऑल द पर्टिकुलर टर्म्स हेयर जो भी यहाँ पे मेंशन है हमारा, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, है ना। फिर पार्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर GST काउंसिल। तो GST एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, पहले मल्टीपल डिफरेंट टाइप के टैक्स हुआ करते थे, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि इसको बाकी मेजर टैक्सेस को हम कर्व कर देते, एक नया टैक्स लेकर आते हैं जो सिंगल होगा और इक्वली लगेगा सब पर, सभी स्टेट्स के अंदर, नाम रखा GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उसकी हर फ्यू मंथ्स के गैप से मीटिंग होती है। तो 55th मीटिंग जो है हमारा वो हुई थी, चेयर कर रही थी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि GST काउंसिल की हेड यही होती है हमारी, तो ये इनको हेड कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ डिसीजन मेकिंग वगैरह किया, वो डिसीजन किए तो वो अपना आप में न्यूज़ में आ गए। तो पहले तो वो डिसीजन देख लेते हैं, फिर GST के बारे में और 2-4 पॉइंट पढ़ेंगे हमारा। तो जो मेन डिमांड था वो था कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना हमारा, उसको क्या करना चाहिए, प्रीमियम को जो टैक्स लग रहा है हमारा GST लग रहा है उसको रिड्यूस करो। तो वो तो हुआ नहीं, वो तो कहते नहीं 18% ही देना पड़ेगा, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, कुछ और कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, है ना। फिर जो यूज्ड EV होता है ना हमारा, मान लो आपने कोई EV व्हीकल लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया और उसको वापस आपने सेल कर दिया किसी डीलर को, फिर डीलर किसी और आगे को हमारा सेल करेगा हमारा। तो कहा कि भैया ये जो वापस अगेन रीसेलिंग हो रही है ना, इस पर भी GST लगेगा। बस नई गाड़ी पे तो लिया होगा वो बात ठीक है, लेकिन जो आप डीलर के थ्रू रीसेल कर रहे हो ना, उस पर टैक्स लगेगा, मार्जिन पे लगेगा ओनली। मतलब मान लो डीलर 10 लाख की कार है EV और आपने डीलर को 6 लाख में सेल कर दी, और फिर डीलर के लिए परचेज प्राइस 6 लाख हो गया, फिर डीलर उसको कुछ रिनोवेट वगैरह करके 7 लाख पे मान लो बेच देगा, तो वो डीलर के हमारे लिए जो है सेलिंग प्राइस वो हो गया। तो परचेजिंग प्राइस फॉर द डीलर, सेलिंग प्राइस जो भी डिफरेंस आता है हमारा मार्जिन के ऊपर, वो GST लगाएंगे। तो पहले लगता था 12 वाला पर्टिकुलर पार्ट, उन्होंने कर दिया 18 के, थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। अगर आप इंडिविजुअली करते हो, मान लो मेरे पास है, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको दे दी, खत्म कहानी, उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है ये, सिर्फ डीलर जब बीच में एक हमारा मीडिएटर है उसके बारे में बात कर रहा है। फिर बैंक जो कई बार पेनल्टी लगा था ना, उसमें मेंशन कर रखा कि पेनल्टी के ऊपर GST वगैरह जो है वो हमारा नहीं लगेंगे। कोई लोन का मान लो आपको EMI आने वाली थी, वो आपकी पेंडिंग हो गया, आप नहीं रीपे कर पाए, और उसमें फ़ाइन लगता है। तो जो फाइन लगता है उसमें GST नहीं लगेगा, वो उन्होंने मेंशन कर दिया। और किसी पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू करते हो इस तरह की चीज़ें हमारा, है ना, फ़ोन पे वगैरह वगैरह, तो कहता है लेस देन 2000 अगर है, मान लो लोन उनसे लिया था, ये वो डेली ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा है कि किसी को 2000 रुपये देने उस पर GST नहीं लगेगा। आजकल प्लानिंग तो ये भी है कि UPI के ऊपर भी GST लगा देंगे। वो हो सकता है अगली GST काउंसिल में UPI पे भी ये डिस्कशन हो जाए। चल रहा है प्रोसेस, है ना, देखते हैं क्या होता है, करती कि नहीं करती। लेकिन ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हैंडलिंग की बात कर रहा है कि आप पेमेंट अगर उस तरह से करते हो और लेस देन 2000 का है तो ये एप्लीकेबल हमारा जो है रहेगा। फिर पार्ट आता है टर्बाइन फ्यूल पर, उनको कह दिया कि भैया यहाँ पर जो है हमारा अभी तक तो इसी के पार्ट के अंदर रखेंगे, स्टेट्स जो है अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे, GST वाले पार्ट के अंदर लेकर नहीं आएंगे।
क्रूड ऑयल वाला पार्ट है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं। पॉपकॉर्न इंपॉर्टेंट था, वो न्यूज़ में था हमारा पॉपकॉर्न। गवर्नमेंट को लगता है पॉपकॉर्न अलग अलग तरीके से खाओगे तो अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा ना, बिकॉज नॉर्मल लोग खाते हैं नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर वाला पॉपकॉर्न, कि भाई कोई जा रहा था स्ट्रीट वेंडर हमारा ठेले वाला, हमने लिया उससे कि 5 रुपये के 10 रुपये दे देना, उसने फटाफट से अपने उस जो है बनाया और नॉर्मल पॉलीथीन में पैक करके ऊपर से ऐसा नमक डाल के दे दिया। गवर्नमेंट उसको कहती है विदाउट लेबलिंग, है ना, पैकेजिंग नहीं किया, इससे 5% GST देना पड़ेगा हमारा। लेकिन अगर आपने उसमें बढ़िया से पैक करके और अच्छे से लेबल वेबल लगा के अपना नाम लगा के बेचा तो फिर 12% देना पड़ेगा, है ना। ये गवर्नमेंट का कहना है। अमीर लोग पैकेजिंग वैकेजिंग प्रेफर करता है, आम इंसान नहीं करता, तो क्या कोई बात नहीं, 5% तुमसे ले लेंगे, अमीर लोगों से 12% लेंगे। लेकिन कोई ज़्यादा अमीर हो, PVR सिनेमा वाले, है ना, कि नहीं हमको तो कैरमल वाला खाना है ना, हम तो नमक नहीं खाएंगे, हम तो शुगर कोटेड खाएंगे, तो वो और ज़्यादा अमीर है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम उससे और ज़्यादा टैक्स लेंगे। कितना लेंगे? 18% का टैक्स लेंगे, बिकॉज आप वो शुगर वाला पर्टिकुलर चीज़ खा रहे हो। अब उनको नहीं पता, खा तो पॉपकॉर्न ही रहे हो, लेकिन क्योंकि हमारा नमकीन की कैटेगरी में आता है सॉल्टेड पैकेज वाला, तो उसको अलग तरह का पार्ट है, और स्वीट की कैटेगरी में आता है हमारा वो शुगर वाली चीज़, तो वो अलग तरह का पार्ट है। पॉपकॉर्न मैटर नहीं करता, पॉपकॉर्न के ऊपर क्या डाला है वो मैटर करता है। तो इससे अच्छा है घर पे पॉपकॉर्न लाएंगे और बना लेंगे, है ना। ऊपर तुमको शुगर कोटिंग करनी है कैरामल की या बटर स्कॉच की, वो तुम खुद ही कर लेना, टैक्स बच जाएगा तुम्हारा। तो ये उन्होंने अनाउंस किया, तो हमको ये थोड़ा याद रखना है ना कि किस पे कितना है, क्या पता क्वेश्चन बन जाए हमारा, इस तरह का पर्टिकुलर पार्ट। और फिर जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है ना, उनके रिगार्डिंग में बात कर रखी है कि टैक्स ऑन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो जो है उन पर 18% लगता था, वो थोड़ा कम करके 5% के, तुम भर भर के खाओ ऑर्डर कर करके, मोटे होते जाओ, ओबेसिटी, और फिर बाद के अंदर बीमारियां जब तुमको होगी तुम तो हॉस्पिटल जाओगे, और हेल्थ प्रीमियम तो हाई है। तो कमाई का फुल पर्टिकुलर इंतजाम कर रखा है यहाँ पर हमारा, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर GST क्या है, तो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था, 101st अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। वहाँ से अपना GST इंट्रोड्यूस होता है। GST की 4 स्लैब एग्जिस्ट करती है ना। एक तो 0% तो एग्जिस्ट करता ही करता है, जिस पे कुछ भी नहीं है, फिर 5% है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 28% भी है। प्लानिंग ये भी है कि आगे 35 भी आएगा, अभी आया नहीं है, आगे 35 भी आया था। अब चाहते तो वो ईजी करना थे, लेकिन अब पॉपकॉर्न सॉल्टेड वाला अलग है, पॉपकॉर्न स्वीट वाला अलग है, तो बेचारे को कितना याद रखना पड़ेगा, है ना। वो तो गवर्नमेंट ही सोच सकती है कि इसको और इजी कैसे बना सकते हैं। वी कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन, और ये डिसीजन मेकिंग सारी होती कहाँ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसका नाम है GST काउंसिल, जो हमारी 55th मीटिंग हुई थी। इन दिस आर्टिकल इट इज़ मेंशन कि एक हमारा GST काउंसिल होगी जिसके हेड फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, तो वो यहाँ पर लिख रखा है, ये डिसीजन लेता है सारा जो भी GST के रिगार्डिंग रहता है। तो वो पॉइंटर्स आपको अच्छे से याद रखने हैं इसके अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP16 टू UNCCD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो जो प्रोडक्टिव लैंड होती है ना, उसको हम डिफॉरेस्ट वगैरह करके डिजर्टिफाई कर देते हैं, या इंडस्ट्रीज की वजह से वो हमारा डिग्रेड हो जाती है ना, अब इतनी यूजफुल नहीं रहती, प्रोडक्टिव नहीं रहती। तो नाउ डिमांड इज कि भैया उसको रीस्टोर करो, जो बच गया है उसको तो प्रोटेक्ट करना ही है, और जो खराब हो गया, डिग्रेड हो गया है, उसको रिस्टोर करना है। तो 1992 के अंदर रियो अर्थ समिट हुआ था, है ना, हमने स्कूल में पढ़ रखा है हमारा। वहाँ पर 3 एग्रीमेंट साइन हुए थे, एक क्लाइमेट चेंज वाला, एक बायोडाइवर्सिटी वाला, और एक ये इंप्लीमेंट होता है 93 के अंदर हमारा। अब इसकी रिसेंटली 16th मीटिंग हुई थी, ये 2 ईयर्स में वंस मिलता है, अगली बार मंगोलिया में मिलेगा, इस बार मिला था सऊदी अरेबिया के अंदर, है ना, रियाद के अंदर। अगली बार मीटिंग मंगोलिया के अंदर होने वाली है 2016 के अंदर, 2026 के अंदर, ठीक है ना। तो इन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो पॉइंटर्स तो एक तो आपको पढ़ने हैं ओवरऑल कि क्या क्या रहेगा। तो फाइनेंशियल प्लेज लिया है कि $12 बिलियन जो है हम डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए देंगे। फिर रियाद में हुआ, तो रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप हुआ है ना, अमंग 80 कंट्रीज़, जिसके अंदर 15 बिलियन कमिट किया है कि हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से 10 बिलियन जो है हमारा वो अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। फिर सहारा का, यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव वर्क करता है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, उसको भी हेल्प किया है ना, कि सहारा का जो रीजन है, साहिल रीजन है, सहारा वाला पार्ट है, वहाँ पर एक वॉल बना रहे हैं वो ट्रीज़ की, जिसके थ्रू डिजर्टिफिकेशन की रेट को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही ग्रीन वॉल इनिशिएटिव वर्क कर रहा है अरावलीज के इधर, तो ना ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है जो अफ्रीका के अंदर जो सहारा साहिल रीजन है वहाँ वर्क करता है। तो इटली ने यहाँ पर फ्यू मनी दिया है। फिर विजन प्रोवाइड है कि हम ऐसी क्रॉप्स एंड सॉइल टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिसके आने वाले टाइम पीरियड के अंदर न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज कर सके और फूड सिस्टम को हम क्या कर सके, बेटर बना के रख सके कंटिन्यूसली। फिर इंडिजिनियस लोग जो है उनकी भी हेल्प ली जाएगी,
जो इस रीजन में रह रहे हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करें ताकि उनको माइग्रेट होकर नहीं जाना पड़े, वो वहीं रहे अपने ओरिजिनल हैबिटेट के अंदर और वहाँ पर सर्वाइव करें, अच्छी लाइफ जिए, वो पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन कर दिया हमारा, है ना। बिजनेस फॉर लैंड, यानी कि जो प्राइवेट ओनर्स है जो जिनकी वजह से ही लैंड डिग्रेड हुआ है, वो भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो भी कुछ मनी दे ताकि उस लैंड को रिस्टोर कर सके। गवर्नमेंट कब तक करेगी, इसलिए एग्जाम्पल में भी लिखा है कि टिल डेट अगर देखा जाए रिस्टोरेशन के लिए जितना मनी यूज़ हुआ है उसका सिर्फ 6% ही प्राइवेट सेक्टर ने दिया है। तो बिजनेस चलाने के लिए लैंड तो आप लेते ही लेते हो इंडस्ट्री वगैरह के लिए, बट उससे जो डिफॉरेस्टेशन होता है या उससे जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, इरोजन वगैरह जो होते हैं हमारे केमिकल वगैरह की वजह से, उसमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, वो शो करनी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया है। फिर यहाँ पर एक साइंस पॉलिसी इंटरफेस आया है कि वो एक तरह का हमारा पार्टीज ने एग्री किया है कि हम इस तरह का इंटरफेस लॉन्च करेंगे, जिसके बारे में बात नामीबिया के अंदर हुई थी। तो की रिकमेंडेशंस क्या हो सकती है वो साइंटिफिकली हमारा एग्जामिन करेगी, यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग वगैरह रहेगा। और ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था अर्थ समिट वाला, वो यहाँ पर लिख रखा है। तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, है ना। और बाकी इनिशिएटिव है इसके, है ना, जैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना कि भाई ओवरऑल जो क्लाइमेट है, जो लाइफ है, वो कैसे बेटर करनी है, कैसे और बेटर किया जा सकता है। तो वैसे ही लैंड के लिए भी ऐसे कुछ गोल्स है जिसमें टारगेट है कि हमको ओवरऑल बाय 2030 जो है कितना लैंड रिस्टोर करना है। तो 1 बिलियन हेक्टेयर जो है लैंड रिस्टोर करना है, जिसमें इंडिया का अपना टारगेट है, नेशनल टारगेट है 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030, ये याद रखना। तो ये इस तरह के कुछ प्लेजेस है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैसे ये लैंड रिस्टोरेशन के लिए। तो ये पॉइंट याद करेंगे आप इसमें, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट यहाँ आता है हमारा, आई थिंक सो फॉरेस्ट रिपोर्ट, राइट, नहीं थर्मल वेंट वाला पार्ट है। तो थर्मल वेंट में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये थर्मल वेंट जो हम एक्सप्लोर कर रहे थे ना, वो किस मिशन में कर रहे थे। तो हमारा मिशन था डीप ओशन मिशन, ये इंडिया के अंदर जो हमारा जो सराउंडिंग वाटर्स है इंडियन कोस्ट लाइन के आसपास में, है ना। 200 नॉटिकल माइल क्या होता है, उस कंट्री का ही पर्टिकुलर एरिया होता है। 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है एज पर द यूएन क्लॉज, एक यूएन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है लॉ ऑफ सी के लिए हमारा। तो वो कहता है कि फ्रॉम द कोस्ट लाइन 200 नॉटिकल माइल का जो पार्ट है वो नेशनल जुरिडिक्शन में आता है। तो यहाँ जो कुछ भी मिला वो आपका। तो हमने जो लैंड है वहाँ पर तो काफ़ी सारा एक्सप्लोरेशन किया है, बट देर आर फ्यू क्रिटिकल मिनरल्स जो ओशन सरफेस पे भी है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने एक डीप ओशन मिशन स्टार्ट किया था। तो जिसमें हम इस तरह के मिनरल सर्च करते हैं, वही हमको इस तरह का एक वेंट मिल गया। अब ये थर्मल वेंट्स क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट जब मूव करते हैं ना, तो नीचे मैग्मा है हमारा, ऊपर कोल्ड वाटर है। तो जब मैग्मा एंड कोल्ड वाटर इन बीच मान लो कोई पर्टिकुलर क्रैक आ गया, कोई दरार है उस पर्टिकुलर प्लेट के अंदर, तो मैग्मा और कोल्ड वाटर जब आपस में कॉन्टैक्ट में आए तो हाई हीट जनरेट होती है। कई बार होता है ना, आपने देखा होगा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है, उसके ऊपर आप पानी डालते हो तो एक आवाज़ है ना, आवाज़ आएगी, काफ़ी सारा हमारा जो है फ्यूम्स वगैरह भी निकलेंगे। वैसे ही पार्ट वहाँ रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन से क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, एलॉयज वगैरह बनते हैं। तो ये थर्मल वेंट मिला था, तेरा चांसेस कि इसके अराउंड हमको काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह मिलेंगे। तो ये किसने ढूंढा है, तो एक तो ये याद रखना है कि 2 ग्रुप्स थे, 2 सेंटर है हमारे, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने इस तरह का वेंट ढूंढा है, कहाँ, इंडियन ओशन के अंदर, है ना। ये चीज़ एक तो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बाकी आपको सीधा डीप ओशन मिशन के बारे में पढ़ना है कि डीप ओशन मिशन क्या होता है हमारा, क्या हमने कब लॉन्च किया, क्या टारगेट है हमारा, है ना, क्यों लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है। ये चीज़ें आपको याद करनी, जो मैंने अभी आपको बताया कि ओशन रिसोर्सेज को वी वांट टू यूज़, जिसको ब्लू इकोनॉमी का नाम भी दिया हमने। तो इसके लिए हमने बहुत सारे मिशंस लिए हैं, जैसे मत्स्य 6000 नाम का एक सबमर्सिबल बनाया है हमने, जो जाएगा हमारा सरफेस से 6000 मीटर अंदर, है ना, 6 किलोमीटर मतलब जाएगा, वहाँ पर हमारा एक्सप्लोरेशन करेगा। तो वो सब इनिशिएटिव है जो इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है ना। शॉर्ट न्यूज़ टाइप का पर्टिकुलर पार्ट है आपको। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट जो यहाँ आता है हमारा, वो आई थिंक सो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है ना, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर कितना है। तो ये प्रॉपरली हमारा क्या है, अकाल तख्त वाला पार्ट आ गया। चलो ठीक है, और नीचे होगा वो पॉइंट। तो अकाल तख्त वाला टॉपिक जो है हमारा, वो शिरोमणि अकाली दल से रिलेटेड पॉइंट है ना। एक्चुअली क्या था, सुखबीर सिंह बादल वाज वंस सीएम ऑफ पंजाब। तो उनके टेन्योर में बहुत सारे करप्शन वगैरह जो हुए थे हमारे, वो न्यूज़ में थे। तो करप्शन हुआ था, कुछ माल प्रैक्टिस हुई थी, कुछ अच्छे से एडमिशन रन नहीं कर पाया था। तो ये सिख कम्युनिटी में ना प्रिंसिपल्स हमारे टू टफ नहीं होते, बट लोग उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं हार्ड से कि फॉलो करना ही पड़ेगा वाला पार्ट, लोग अपने विल से करते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे करते हैं, डिस्क्रिप्शन से करते हैं, लेकिन फॉलो करते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरह का काम कर रहा है जिससे कहता है भाई ये तो सही से नहीं संभाल रहा, तो कम्युनिटी इज कंसिडरिंग कि हमारी इमेज रॉन्ग हो रही है।
तो यहाँ एक रिलीजियस अथॉरिटी है जिसको अकाल तख्त कहते हैं, वो क्या करता है, पनिशमेंट देता है, सिंबॉलिक पनिशमेंट, जेल वगैरह नहीं देता है, सिंबॉलिक पनिशमेंट देता है कि आपको हेल्प करना पड़ेगा 100 पर्सन्स का, या नाउ यू हैव टू परफॉर्म लंगर फॉर 10 days, या आपको लोगों की हेल्प सेवा करनी पड़ेगी, है ना, इन गुरुद्वारा, ऐसे सिंबॉलिक पनिशमेंट। और लोग मानते हैं उसको, वॉलंटरीली मानते हैं, ऐसा नहीं है कि कह दिया और वो फॉलो करना ही पड़ेगा, आप नो भी कह सकते हो, ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने हमारे जो है अकाल तख्त ने कुछ कहा हो और लोग नहीं हम तो फॉलो नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मर सीएम थे फिर भी फॉलो किया, इनके फ्रैक्चर हो रखा था फिर भी फॉलो किया। बट हुआ क्या कि जब ये अपनी उस पनिशमेंट को जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, पनिशमेंट जो भी उनको दिया था, तो किसी ने इनको शूट करने की ट्राई की, हालांकि बच गए, अच्छा हुआ, लेकिन उस वजह से ये न्यूज़ में आ गया हमारा पार्ट। तो वो हमको चीज़ें याद करनी है ना, अभी ये अनहार्म्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें पढ़नी है कि अकाल तख्त क्या होता है, किन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, फिर बाकी जो सिख रिलीजन के अंदर जो सिख मास्टर्स रहे हैं, है ना, गुरुज रहे हैं, वो कौन कौन थे, वो चीज़ें आपको इसके अंदर कवर अप रखनी है हमारा। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले तो ये कवर कर लेते हैं। तो सिख रिलीजन के अंदर जो 6th गुरु थे, गुरु हरगोविंद जी, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। ये गवर्नेंस मॉडल था ओनली, क्योंकि मुगल्स का रूल रन कर ही रहा था ओवरऑल इंडिया के अंदर, तो उन्होंने इस पूरे इंटायर रीजन के अंदर लोगों को गवर्न करने के लिए रिलीजियसली और हमारा जो मॉरली गवर्न करने के लिए एक सीट बनाया जिसका नाम रखा अकाल तख्त। ये समझ लो अथॉरिटी है हमारा, जिसको एस्टैब्लिश किया था गुरु हरगोविंद जी, है ना, जब ये नाम याद रखना आपको। उसके बाद में इनके जो फादर थे उनका नाम भी याद रखना, क्योंकि मुगल्स ने उन्हीं को असैसिनेट किया था, गुरु अर्जन देव जी, है ना, ये चीज़ याद रखनी है ना, फॉलोइंग द एजुकेशन ऑफ हिज फादर, किनके फादर, गुरु हरगोबिंद जी के, एक तो ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट इज कि यहाँ से वो गवर्नेंस रूल करते थे, लोग उसको फॉलो करते थे, यहाँ पर नॉर्मली हमारा डिस्कशंस होते थे ऑन द क्रिटिकल इशूज़। फिर यहाँ 2 नेम भी आते हैं ऑफ द 2 swords, मीरी एंड पीरी। अब ये किसका सिंबल था, तो मीरी जो है वो पावर का सिंबल था, पीरी जो स्पिरिचुअलिटी का सिंबल था हमारा, लेकिन ये थोड़ा साइज में शॉर्ट था, सो दैट हम ये डिनोट कर सके कि जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है वो हायर अथॉरिटी है। जैसा होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कंट्री में कौन सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट, तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट हैज टू एक्ट एज पर दैट। तो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन इज सुप्रीम, उसमें जो बात कही है गुरु नानक देव जी ने वो फॉलो करना जरूरी है ना, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है, उनके बाद के जो लीडर्स आए उन्होंने जो कहा वो फॉलो करना जरूरी है। पावर तो सेकेंडरी पर्टिकुलर थिंग है, तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो उन्होंने ये 2 पर्टिकुलर स्वार्ड्स का भी क्या किया था, हमारा रिक्वेस्ट किया था फ्रॉम द मासेस। फिर अकाल तख्त जो है थोड़ा हाइट में भी हायर था कंपेयर टू देन मुगल एम्पेयर थ्रोन, जो जहांगीर का थ्रोन था वो 11 फीट का था, ये और हायर था, ये और सुपीरियरिटी को शो कर रहा, सिंबॉलिक सुपीरियरिटी को शो कर रहा था, और लोग इनकी बात को मानते थे। गवर्नेंस हो, रिलीजियस पर्टिकुलर हमारा कोई सरमन हो, या फिर कोई चीज़ ऐसी है, कोई इसका रूल गलत हो रहा है या कोई गलत कर रहा है, तो वो जो भी अपोजिशन के लिए ऑर्डर पास करते थे लोग फॉलो करते थे हमारा। आज भी उसकी वही पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। आज हैंडल कौन करता है, जत्थेदार, जो हेड होता है अकाल तख्त का उसका जत्थेदार कहते हैं, वो उनको हैंडल करते हैं हमारे, वो पर्टिकुलर सारे गवर्नेंस वगैरह को चेक हैंडल करते हैं। तो वंस ये जो हमारा शिरोमणि अकाली दल है वो भी इस तरह इन्हीं का हेल्प करता था कि ये ओवरऑल गवर्नेंस वगैरह फॉलो करते थे, और कोई कर प्रैक्टिस करता था, बैड प्रैक्टिस करता था, तो शिरोमणि अकाली दल जो है वो चीज़ों को हैंडल करता था। यहाँ एक नाम और आएगा हमारा जो गुरुद्वारा प्रबंधन करता है ना, वो नाम भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ये 3 अथॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो तीनों यहाँ पर मेंशन कर रखा है। लेटर ऑन थोड़ा जो शिरोमणि अकाली दल है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में आ गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह हुआ, पॉलिटिक्स में आया, सीएम वगैरह बने, है ना, हमारा ग्राउंड के ऊपर, तो वो भी एक पकड़ रहा। तो यहाँ आज भी सुपीरियरिटी ऑफ अकाल तख्त ही है, ये याद रखना है। बीइंग अ फॉर्मर सीएम ऑल्सो, उन्होंने क्या किया, उनको पनिश किया और उन्होंने चुपचाप अपने विल से उसको एक्सेप्ट भी किया, तो वो याद रखना है। फिर एक पॉइंट और आता है हमारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर, है ना, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो याद करना है आपको। और ऐसे कुछ प्रोमिनेंट तख्त और एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया में, वो आपको कहाँ पर है ये याद रखना है ना। पीछे का बैकग्राउंड नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको क्लैट नहीं पूछेगा, आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको एग्जामिनर जो है इस तरह का पार्ट नहीं पूछने वाला है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, एक छोटी सी न्यूज़ और है, दैट इज
इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव। तो ये जो इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव है ये फर्स्ट एवर हेल्ड हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है हमारा, तो इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अपना आप एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैरीटाइम हेरिटेज मतलब जो वाटर बॉडीज़ के अंदर या वाटर बॉडीज़ के आसपास हमारा जो मॉन्यूमेंट्स है जो बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ पर हम कैसे प्रमोट करें, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, और ओवरऑल जो हमारी रिच लेगेसी रही है मैरीटाइम रिच लेगेसी, लोगों को उससे कैसे अवेयर रखा है कि भाई ऐसा कुछ भी था हमारा, तो उसके प्रमोशन के लिए ये कॉन्क्लेव हमारा हुआ है। तो ये एक तो आपको ये याद रखना है कि इस बार की थीम क्या थी, टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री, एक तो ये चीज़ याद रखेंगे। फिर एग्जीबिशन वगैरह क्या हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन किसने किसने किया, तो ग्रीस ने किया, इटली ने किया और यूके ने किया, ये याद रखना है आपको। फिर यहाँ एक नेम आता है ना, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल, ये हम बना रहे हैं। लोथल इज साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा जो फर्स्ट पोर्ट था है ना, वो लोथल था। तो उसके आसपास का जो पार्ट है, वी आर बिल्डिंग अ कॉम्प्लेक्स है ना, म्यूजियम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं है ना, वो जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स होगा, जहाँ पर हमारी ये जो ओवरऑल मैरीटाइम हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स है वो सब रखे जाएंगे। तो ये लोथल गुजरात के अंदर बन रहा है, जो आज भी एग्जिस्ट करता है, वंस कभी सिविलाइजेशन का पार्ट था इंडस वैली का। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट हमारा डॉकयार्ड था जो मैन मेड था है ना, यहाँ ये बनाया जा रहा है, तो वो इसी का पार्ट है, हमको ये याद रखना है। तो यहाँ गैलरी वगैरह बनेगी अलग अलग थीम के ऊपर, रिस्टोरेशन पार्क वगैरह रखेंगे, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टू मच डेप्थ के अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। फिर ये पोर्ट्स वगैरह का पॉइंट आ गया हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, जस्ट अ मिनट, इनमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड थिंग्स पढ़नी है। एक तो ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ये याद रखना है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे है ना, ये याद रखना है ना। देयर आर 6 कम्युनिटी जिनको माइनॉरिटी में हम कंसिडर करते हैं, उसमें से वन ऑफ द कम्युनिटी जो सिख है वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनसे बिलोंग करते थे। इज़ अ फैक्ट कि फर्स्ट पीएम बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो एक तो ये नेम याद रखेंगे। इसके अलावा एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया के अंदर, आपने स्कूल बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम पीरियड के अंदर इनका भी क्रिटिकल रोल था, तो वो पॉइंटर्स आपको कवर अप करना है ना, जिनको पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन रिफॉर्म्स भी कहते हैं या एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं, वो पढ़ना हमारा। आरबीआई की गवर्नर भी रहे हैं, इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं, मतलब प्रोमिनेंट पोस्ट पर रहे। अब क्योंकि अब रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो इनके रिगार्डिंग फ्यू फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। टू मच आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है कि जैसे प्लेस ऑफ बर्थ हमारा, आप नॉलेज के लिए जानना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्लैट आपको इस तरह की चीज़ें थोड़ी कम पूछता है, तो वो आपको कवर करना है और आपको सर्च नहीं करना है। वी हैव प्रोवाइड यू ऑल द पर्टिकुलर थिंग्स है ना। जैसे डिग्री वगैरह आपको याद नहीं करनी, फिर भी आप सर्च करना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो ना, आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मिस नहीं होगा। फिर हमारा कब फिनेंस मिनिस्टर बनते हैं, इन्होंने जो बुक्स लिखी वो याद करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी पोस्ट होल्ड करी ये याद रखना है। ये राज्यसभा मेंबर थे जब फर्स्ट टाइम पीएम बने थे, ये याद रखना है। कुछ प्रोमिनेंट अवार्ड है वो आपको पढ़ना है। मतलब ये थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक ज़्यादा है हमारा, अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक कम है, तो ये फैक्ट्स आप याद कर लेंगे। कोई डाउट आएगा तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, और आई थिंक सो लास्ट टॉपिक, गुकेश वॉन 2024 फिडे वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। तो डिंग लिरेन चाइना के हैं, फॉर्मर हमारे वर्ल्ड चेस चैम्पियन थे। तो एक कनाडा में एक क्लासिकल वर्ल्ड हमारे चेस चैम्पियनशिप हुई थी, वो ये जीत जाते हैं है ना। जो चेस चैम्पियनशिप हुई थी वो जीत जाते हैं। तो यहाँ जब जीतने के बाद होता है वो आप चैलेंज कर सकते हो करंट वर्ल्ड चैम्पियन को। तो इन्होंने जो है इनको चैलेंज किया था, तो ये हार गए, तो ये बन गए यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन। हाँ, वो इंडियन भी है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये गैरी कैस्परोव के नाम में रिकॉर्ड था हमारा, बट अब इनके नाम के ऊपर है, ये याद रखना। किनको हराया? डिंग लिरेन को हराया, ये याद रखेंगे। इसके अलावा फिर अबाउट फीडे बात कर लेते, तो फीडे जो है हमारा वो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस पर्टिकुलर ओवरऑल चेस चैम्पियनशिप को हमारा गवर्न करती है। तो वो याद रखना है कहाँ एग्जिस्ट करता है, कब बना, ये भी हमारा पूरा फैक्चुअल पर्टिकुलर पार्ट है। और इससे पहले कोई इंडियन जीता है क्या? यस, इनसे पहले हमारे पास है विश्वनाथ आनंद, जो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ये अब लिखा हुआ है। तो सेकंड इंडियन बन गए हैं ये, जिन्होंने ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और ओवरऑल 3 एशियंस हैं, 2 तो ये हो गए और एक डिंग लिरेन हो गए, ये पढ़ना है आपको। फिर डी गुकेश के बारे में पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया, जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है यंगेस्ट है हमारा, ये तो पार्ट है ही है हमारा। 3rd एशियन बन गए, ये भी पॉइंट है आपको याद रखना है। तो ये कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है। और चेस ओलंपियाड वगैरह जीता, ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद न्यूज इन शॉर्ट आती है, वो आपको सेल्फ पढ़नी है, ज़्यादा उसमें कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं, लिमिटेड पर्टिकुलर पार्ट है। तो यहाँ आपका ये क्लैट एक्सप्रेस ऑफ दिसंबर 2024 होता है फिनिश।
ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट मंथ जब आपके पास जनवरी की आ जाएगी क्लैट एक्सप्रेस, वी विल डिस्कस दैट टू इन डिटेल, है ना, प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो कोई क्वेरी हो आप इन दिस पर्टिकुलर पार्ट या अभी भी कोई डाउट हो रिलेटेड टू दिसंबर मंथ क्लैट एक्सप्रेस, आप ड्रॉप कर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल आंसर ऑल दोज क्वेरीज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड शेयर इट विद यू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।